हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक वन शॉट ओमेगा वर्स लेकर आई हूँ जिसमें टॉप हमारा लव वांग ची है जो कि एक डोमिनेंट अल्फा है और बॉटम हमारा विवोशन है जो कि एक ओमेगा है। और गाइस, ये जो कहानी है ना, इसका सजेशन मुझे 3 लोगों से मिला था, जो कि 3 लोग चाहते थे कि मैं टॉप वांग ची प्लस एक माफिया वांग ची दिखाऊं, जिसका सजेशन मुझे नाज फातिमा, रूबी कश्यप और तो और क्रिस्टल क्राफ्ट ने दिया था। तो इन तीनों की रिक्वेस्ट पे मैं एक कंबाइंड स्टोरी लेकर आ रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत सी है। तो चले उसे शुरू करते हैं। लैन फैमिली, जो कि एक माफिया फैमिली, एक अंडरवर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा नाम था जिसकी लोकेशन कोई नहीं जानता कि लैन फैमिली आखिर कहाँ रहती है। ये लोग एकदम से जब भी इन पे क्राइसिस आता है तो छुप जाते हैं। इनके हाइडआउट्स कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। ये गुप्त तरीके से खुद को छुपाने में माहिर होते हैं। ये माफिया का बहुत बड़ा नाम है जिनसे सब थर थर काँपते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही माफिया की दुनिया में एक इंसान जेवजुन नाम के पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसकी वजह से वो आज सांसें ले रहे हैं, जो उनकी माना जाता है कि अंतिम सांसें हैं, जिसकी वजह से उनका छोटा भाई हेंगुनजुन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और उसके गुस्से की तो इतनी ज़्यादा कहर होती है कि अब वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर द माफिया किंग हेंगुनजुन, डोमिनेंट अल्फा, जब वो अपने भाई को अपने ही घर में एक जगह देखता है जो कि पूरा रूम लेन शिचन का इस वक्त आईसीयू जैसा बना हुआ था, तो उसकी आंखों में बहुत गुस्सा होता है। उसकी आंखों में बदला साफ देखा जा सकता था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा किसी पे निकालना चाहता था। वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाकर कहता है, मेरे भाई की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या नहीं। डॉक्टर उसके पास थरथराता काँपता हुआ आता है और कहता है, सर जेवजुन। तभी यहाँ पर हिंगुनजुन उस डॉक्टर के कॉलर को ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है, क्या मेरा भाई? क्या? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। अगर मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो कम से कम मुझे सच बता दो। मैं झूठी उम्मीद में नहीं रहता हूँ, और अगर तुमने मुझे झूठी उम्मीद दी तो याद रखना, मैं तुम्हें मारने में संकोच नहीं करूँगा। वो इंसान थर थर काँप रहा था और बोलता है, सर, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपके भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर हम ज़्यादा समय लेंगे तो उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा भी हैं, लेकिन उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और इसकी वजह से हमें नहीं पता कि वो कोमा से जागेंगे नहीं जागेंगे या फिर जिएंगे या नहीं जिएंगे। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंगुंजन, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। इवन मैं तो आपको कोई उम्मीद ही नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने ओमेगा के लिए तड़प रहे हैं, और जब तक उनका ओमेगा ठीक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता उनके पास, जब तक उनका ओमेगा नहीं आएगा, वो अपनी सांसों को इसी तरह से थाम कर रखेंगे। या तो आप उनका ओमेगा उनके पास ले आइए, नहीं तो आपके भाई की जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात सुनते ही लाओ वांगची ने कॉलर को छोड़ दिया और डॉक्टर को कहा, आप उन्हें बचाइए, उनके ओमेगा को मैं लेकर आऊँगा और आप चिंता मत कीजिए, उनके ओमेगा को यहाँ पर कुछ भी करके आना ही होगा। लवांगजी ने अभी नज़रें ही घुमाई थी कि तुरंत ही वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड शुयंग आ गया था, और शुयंग ने तुरंत ही आकर कहा, बॉस क्या हुआ? लवांगजी ने कहा, तुरंत ही गाड़ियाँ तैयार करो, हम सीक्रेट पैसेज से चियांग हाउस जाएंगे। ये सुनते ही शुयंग ने कहा, पर आप तो जानते हैं ना वहाँ पर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा टाइट है। जैसे ही वो इतना बोलता है ना, तो वांगजी उसे इशारा करता है और कहता है, जब से क्या? मुझे इस बारे में कोई लेना देना नहीं है। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसे मार डालना, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रदर के ओमेगा को लाना ही है। शुयंग, मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रखना। इसमें कितना भी बड़ा खतरा हो, कितना भी बड़ा हमला हो जाए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने भाई को ठीक करना है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शुयंग यहाँ सिर हिलाकर कहता है, जी, आपका काम हो जाएगा। और ऐसा बोलते ही शुयंग ने अपने सबसे खतरनाक जो गनमैन थे उन्हें बुला लिया था। यहाँ पर लाओ वांगची के आगे 5 गाड़ियों का काफिला और लाओ वांगची के पीछे 5 गाड़ियों का काफिला
और लवांगची किस गाड़ी में है ये भी गाड़ियाँ बदल रही थी, क्योंकि 10 की 10 गाड़ियाँ एक जैसी दिख रही थी। किसी को नहीं पता कि लवांगची किस गाड़ी में होगा। और उसी तरीके से लवांगची, उसके बगल में 2 गाड़ियाँ बिल्कुल वैसे ही निकल रही थी, जिसमें एक में शुएंग बैठा हुआ था, एक में लवांगची थे। लवांगची के साथ बहुत सारे गनमैन थे और लवांगची के पास भी एक गन थी, बहुत भयंकर, जिसमें से एक बार चलाने पर वो काफ़ी सारे लोगों को मार सकती थी। लवांगची ने अपने कंधे पे वो गन रखी और गाड़ी में बैठा। फिर उसने उस गोद में उस गन को रखा और कहा कि इसमें एक बार में कितने लोगों को मारा जा सकता है। तो यहाँ पर उसके गनमैन ने कहा 600 बंदों को। और ये सुनते ही लवांगची ने एक स्मिक किया और कहा कि जितनी भी सिक्योरिटी जियांग्स लगा ले, उनको अब कोई नहीं बचा सकता। ये बोलते ही वो गाड़ियों का काफिला एक गुप्त रूप से अचानक से बाहर आ गया और वो लोग यहाँ पर अपने ही अलग सीक्रेट रास्तों से सीधा जियांग्स के घर के बाहर पहुँच गए थे, जिस रास्तों के बारे में लोगों को पता ही नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स लिए हुए थे या फिर उन्हें ऐसे ऐसे मार्ग पता थे कि वो वहाँ पर आए। जियांग्स के घर के बाहर एक पूरी फोर्स लगाई हुई थी जियांग्स ने, लेकिन लवांगची की सिर्फ 10 गाड़ियों ने ही, उसमें से गनमैन बाहर निकले और उन्होंने धड़ 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 करके सभी को ख़त्म करना शुरू कर दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर बात थी, क्योंकि यहाँ पर वो लोग सीधा एक ट्रक को लेकर आए थे, जिस ट्रक ने उनके जियांग्स के घर के दरवाज़ों को तोड़ दिया था। और वो ट्रक सीधा इतने भारी भारी थे कि अंदर चले गए थे। उन्होंने जियांग्स के मेन हॉल के गेट को भी चकनाचूर कर दिया था और फिर गोलियां बरसाते हुए वो लोग गाड़ी को लेकर सीधा जियांग्स के जो मेन ड्राइंग रूम था वहाँ तक पहुँच गए थे। और यहाँ पर सभी की सांसें फूल गई थी, क्योंकि 2 गाड़ियाँ जियांग्स के ड्राइंग रूम में घुस चुकी थी और तीसरी गाड़ी जब यहाँ पर आती है तो पहले ही 2 गाड़ियों ने काफ़ी तबाही मचा दी थी और उसमें से लोग भी यहाँ पर धड़ाधड़ निकल गए थे। फिर तुरंत ही तीसरी गाड़ी में से जो शख्स निकलने वाला था उसके आसपास लोग निकलकर मेटल की शीट लगा चुके थे और फिर वो इंसान अपनी सिगार को जलाते हुए अपने कंधे पे बंदूक को रखते हुए अंदर आ गया था। उसने अंदर आते ही जियांग फेमिया को देखा और एक स्मिर्क की। उसने जियांग फेमिया से कहा, कैसे हैं आप फादर इन लॉ? यहाँ पर जियांग फेमिया ने कहा, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, पहले तुम्हारा भाई और अब तुम। मैं सीधा यहाँ पर अपने देश की पुलिस को बुला लूँगा, जाओ यहाँ से। लवांगची ने अपने कंधे से अपनी पूरी राइफल को ठीक करते हुए जियांग फेमिया के सिर पे सीधा निशाना साधते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको मार डालूं? वैसे विवोशन कहाँ हैं? यहाँ पर जैसे ही ये नाम सुना जियांग फेमिया डर गए। उन्होंने कहा, विवोशन से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? यहाँ पर गुस्से से जियांग फेमिया को देखते हुए गहरी सांस लेते हुए लवांगची ने कहा, जल्दी से विवोशन को बुलाओ। यहाँ पर विवोशन जब इतनी बुरी हालत देखता है ना, वो तुरंत ही वहाँ पर खुद ही चल कर आ गया था और उसने कहा, प्लीज़ हिंगुनजुन, मेरे अंकल को छोड़ दो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर लवांगची ने अपनी एक उंगली का इशारा करते हुए विवोशन को अपने पास बुलाया और कहा कि जियांग यानली कहाँ है? तुम्हारी शिजे कहाँ है? विवोशन ने कहा, मुझे नहीं पता शिजे कहाँ है। लवांगची ने तुरंत ही अपनी सिगार को इशारा करते हुए शुएंग के हाथ में दिया और फिर उसने विवोशन के उसी हाथ से बाल को पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हारे अंकल को एक बार में बहुत सारी गोलियां मार सकता हूँ, बताओ मुझे तुम्हारी शिजे कहाँ है? तुम्हारी शिजे की वजह से मेरे ब्रदर का ये हाल हो रखा है। यहाँ पर विभूषण तुरंत ही कहता है, मुझे नहीं पता, शिजे ने शादी कर ली, वो जिशन के साथ है। लवांगची ने यहाँ पर विभूषण को अपने नज़दीक लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी शिजे ने उस जिन के बेटे से शादी कर ली? विभूषण ने कहा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बच्चा था और जिशन ने उन्हें बहुत पहले ही मार कर दिया था। लवांगची, तुम पागल हो गए हो,
तुम्हारे भाई की वो कभी मेट थी ही नहीं, वो जिनजिशन की मेट है। लवांग जी ने तुरंत ही उसके बालों को खींचते हुए कहा, झूठ, वो मेरे भाई की मेट थी। उसके बावजूद भी तुम सभी ने मिलकर उसकी शादी कर दी। तुम सभी ने मिलकर गद्दारी की है। यहाँ पर विभूषण तुरंत ही कहता है, नहीं, हमने कोई गद्दारी नहीं की। वो तुम्हारे भाई की मेट नहीं थी, वो जिनजिशन की मेट थी। उसने तुरंत ही कहा, अच्छा, और तुम? यहाँ पर विभूषण कल्प करता है और कहता है, लो वांग जी, कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं एक माफिया से कभी शादी नहीं कर सकता। लो वांग जी ने कहा, ओ रियली? तुम्हारी बहन की गलती की सज़ा मेरे भाई भुगत रहे हैं। मेरे भाई आज मौत की कगार पर हैं। तुम लोगों ने अपनी बहन को इस घर से भगाया। कोई बात नहीं, पर सज़ा मिलेगी सबको। विभूषण, सज़ा मिलेगी। और वो तुरंत ही विभूषण की गर्दन पे ज़ोर से मारता है और उसे बेहोश करता है, और फिर उसे अपनी तुरंत ही राइफ़ल को कंधे पे टांग कर उसे अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से सीधा गाड़ी में बैठने के लिए चला जाता है। जियांग फैमिया और सब चिल्ला कर आगे आते हैं। जियांग फैमिया, मैडम यू, लेकिन उनके सिर पे सब ने बंदूक टांग दी थी। लो वांग जी अपनी गाड़ी में विभूषण को गोद में बैठाकर सीधा बैठ गया था। उसने विभूषण को अपनी गोद में पकड़ के रखा। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर एक कटीली मुस्कान। और यहाँ से सारी गाड़ियाँ वापस से आपस में बंदूक वाले मैन बाहर निकले हुए थे, लेकिन धीमे धीमे करके ये तीनों गाड़ियाँ उनके लिविंग रूम से निकली, ड्राइंग रूम से निकली और सीधा अब बाहर गुप्त रास्तों को चेज़ करते हुए वहाँ से गायब हो गई थी। लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही लो वांग जी का पूरा काफिला कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। जियांग तो को नहीं पता। उन लोगों ने उन्हें फॉलो करने की कोशिश की, उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता वो लोग कहाँ निकल गए। लो वांग जी वहाँ से अपने कंपाउंड और अपने गुप्त मार्गों से होता हुआ सीधा विभूषण को अब अपने लेन हाउस ले आया था। ये लेन हाउस बहुत बड़ा है, जिसका नाम जिंगशी है। ये बहुत बहुत गुप्त तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लवांग जी अब अपनी गोद में लेटे हुए विभूषण के बालों को उसके कान के पीछे करता है और कहता है, तुम्हें सारी सज़ा मिलेगी। तुमने जानबूझकर अपनी शिजे को भगाया ना, तुम्हारी वजह से मेरे ब्रदर सज़ा भुगत रहे हैं। तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी शिजे की बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे, सारी सज़ा तुम भुगतोगे। लो वांग जी तुरंत ही विभूषण को कंपाउंड से उनकी गाड़ियाँ उनके घर के कंपाउंड में आती है। उसमें वो गाड़ी में से विभूषण को अपनी गोद में उठाता है और उसे गोद में उठाकर ही सीधा अपने जिंगशी के इतने बड़े महल के अंदर ले आया था, जहाँ पर लोग बाग 24 घंटे 7 दिन निगरानी में रखते हैं। आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आसपास घने जंगल ही जंगल हैं। कोई भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकता, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी सारे जंगल हैं, लगभग 50 किलोमीटर तक। लवांग जी और विभूषण जो थे, उन्हें यहाँ तक आते हुए भी कम से कम 4 से 5 घंटे का रास्ता बीत गया था। और सुबह भी जब लवांग जी यहाँ से गया था, तब भी उसे 4 से 5 घंटे का उसका समय बीत चुका था। लेकिन वो गुप्त मार्ग था उसके घर तक आने का, क्योंकि अगर ओरिजिनल मार्ग से आया जाए तो शायद उसके घर तक पहुँचने में लोगों को काफ़ी देर 12 से 13 घंटे लग सकते हैं। लवांग जी विभूषण को तुरंत ही अपने घर लेकर आता है और फिर उसे सभी से कहकर अपने रूम में छोड़ आया था। लवांग जी का घर में बहुत सारे कमरे हैं, जहाँ पर एक लवांग जी का स्टडी रूम है, एक लवांग जी का बैठने का रूम है, एक मेडिटेशन रूम है, एक काम का रूम है। उसके अलावा ये लवांग जी का बेडरूम था, जहाँ पर वो विभूषण को लेटाकर सीधा बाहर आ गया था। उसने तुरंत ही सभी को कहा, जियांग याली का पता लगाओ। उसके अलावा मेरे भाई जिन जिन ओमेगा उससे मिलते थे या उनसे रिलेट करते थे, उन सभी का पता लगाओ। मुझे सभी के बारे में बहुत कुछ जाना है। मेरे भाई का मेट मुझे ढूंढना ही होगा। लवांग जी अब सभी को काम पे लगाता है और शुएंग को साफ कहता है, शुएंग, तुम्हें मेरे भाई के मेट को ढूंढना होगा, जियांग यानली को। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि जिन फैमिली में तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन तुम्हें उनके कॉन्टैक्ट को यूज़ करके जैसे तैसे करके जियांग यानली को यहाँ लाना होगा। शुएंग अब चुप था,
नीचे मुंह था उसका, और उसने कहा जी बॉस। और ये बोलते ही लाओ वांगजी अपने कमरे में गया। लवांगजी अपने कमरे में विभूषण को बिस्तर में लेटा हुआ देखकर गुस्से में आ गया था। उसने तुरंत ही विभूषण को अपनी गोद में उठाकर अपने बिस्तर से नीचे उतार दिया और ज़मीन पर लेटा दिया। अब उसने अपने शूज़ को उतारा और अपने बिस्तर पे जाकर लेट गया। विभूषण की कुछ देर बाद, क्योंकि वो काफ़ी देर से बेहोश पड़ा था, तो नींद खुलती है। वो खुद को फर्श पे पाता है। पैनिक होकर वो जैसे ही उठता है तो यहाँ पर लवांगजी उसके पास बिल्कुल थोड़े दूर बिस्तर पर टिक लगा के सीधा बैठा हुआ था। लवांगजी ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और विभूषण को सीधा पॉइंट आउट करते हुए बोला, क्या झाँक रहे हो? विभूषण ने कहा, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ गया हूँ? लवांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा हाइड आउट है। यहाँ पे मैं कभी कभी छुपता हूँ और ये मेरा घर भी है। वैसे अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। जब तक तुम्हारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आ जाएंगी तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। लाओ वांगची की ये बात सुनकर विभूषण को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे यहाँ से जाने दो। जियांग्स तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे यहाँ लाने की? और मेरी चीज़ें, वो ऑलरेडी किसी और के साथ मार्क ओमेगा हो चुकी हैं। वो किसी और के साथ प्रेग्नेंट भी हैं। फिर भी तुम्हारा पागलपन ख़त्म नहीं हो रहा। तुम्हें अपने भाई के असली, जो भी उनसे प्यार करता है, उस ओमेगा को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वही उनका असली मेट हो सकता है। कभी भी मेरी चीज़ें उनकी मेट नहीं थी। लवांगजी ने गुस्से में विभूषण के पास आता है और विभूषण के बाल खींचते हुए उसे उठाता है और कहता है, मेरे भाई तुम्हारी जियांग यानली शीजे से ही प्यार करते थे। दोनों की सगाई भी तय हो चुकी थी। तो बताओ मुझे, तुम्हारी शीजे को जैसे ही उनका मेट मिला, अचानक से मेरे भाई का उस दिन दिल टूट गया था और इसी वजह से उन्होंने जब शराब पी हुई थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। आज वो किस हालत में है? वो खींचते हुए विभूषण के बालों से उसे लेकर जाता है और उसे दिखाता है दूर से ही कि यहाँ पर लिन शीजन का क्या हाल है। और वो दूर से दिखाते हुए ही कहता है, देखो मेरा भाई ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। विभूषण थोड़ा सा मेल्टडाउन हो जाता है। वो अपने बालों से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे सिंपैथी है विभूषण के साथ जो भी हुआ, लेकिन इसमें शीजे का कोई हाथ नहीं है। लवांगजी फिर उसे धक्का देकर ज़मीन पे गिरा देता है और कहता है, गलत। शुयेंग, इस इंसान को भूखा रखना, ये इंसान कुछ खा ना पाए। इसकी शीजे की गलतियाँ ये भुगतेगा। इसकी शीजे के सारे दंड इसे मिलेंगे। जब तक इसकी शीजे नहीं मिल जाती इसे पनिश करो। इसको कुछ खाना मत देना और यहाँ से उठने मत देना। विभूषण वहीं लिन शीजन के कमरे के बाहर ही घुटनों के बल बैठा हुआ था, क्योंकि उसके पास कुछ भी चारा नहीं था। वो क्या बोलता, क्या करता? और यहाँ पर उसके आसपास सारे गनमैन थे, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। बेचारा रात होने तक, गहरी रात तक वहाँ ऐसे ही बैठा रहा था। लवांगजी ने जब देखा कि अब ज़्यादा रात हो गई है और यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं वो या तो बीटा है या अल्फा है, तो उसने विभूषण को तुरंत ही कहा, चलो मेरे साथ बेडरूम में। विभूषण ने कहा, बेडरूम में? तुम क्या करना चाहते हो? लवांगजी ने कहा, यहाँ पर सारे अल्फा हैं और रात का समय हो गया है। तुम्हारी खुशबू काफ़ी अच्छी है। अगर इनमें से कोई तुम्हारे से अट्रैक्ट हो जाता है और तुम्हारा फ़ायदा उठा लेता है तो मुझे मत बोलना। और मेरे बेडरूम में आओगे तो तुम्हारे लिए सोफ़ा है, वहाँ चुपचाप सो जाना, वरना मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या होगा। विभूषण तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है मैं साथ चलूँगा। यहाँ पर विभूषण खड़ा होता है। उसके पैरों से खड़ा ही नहीं हो जा रहा था क्योंकि बहुत दर्द कर रहे थे। लवांगजी गुस्से में उसे सीधा अपनी बाहों में उठाता है और अपने रूम में ले जाता है। रूम में ले जाने के बाद वो सीधा उसे काउच पे यानी कि सोफे पे पटक देता है। विभूषण कहता है, आउच। लवांगजी उसे देखता भी नहीं और सीधा जाकर अपने बिस्तर पे सो गया था। लवांगजी ने यहाँ पर विभूषण को साफ कहा, देखो तुम यहाँ पर गलती से भी कुछ मूवमेंट मत करना। तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तब भी तुम मारे जाओगे, और तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तब भी मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 3 शिफ्टों में लोगों को बदला जाता है। यहाँ पर एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं ऐसे ही 8-8 घंटे की सबकी शिफ्ट होती है और सारे लोग, एक बदलता है और एक बंदा सोने जाता है तो दूसरे बंदे ऑलरेडी ड्यूटी पे आ चुके होते हैं। तो ये गलती मत करना। लवांगजी वहाँ चिल होकर अपनी पिस्टल को उसने अपने ड्रॉर में रखा और अपने ड्रॉर को बंद करके वो सो गया था। विभूषण सोचता है कि वो उस पिस्टल को निकाल ले, लेकिन वो जानता था कि लवांगजी यहाँ पर उस चाबी को अपने पास रखकर सो गया था।
विभूषण चुपचाप लेटा हुआ था। उसे वो दिन याद आते हैं कि जब जेवोजन, जो कि बहुत बड़ा नाम था माफिया वर्ल्ड में, वो किस तरह से एक नॉर्मल इंसान थे जो किसी बहुत बड़े गैंगस्टर से बचकर भाग रहे थे। और वहाँ पर वो पहली बार काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। जियांग यानली को पता ही नहीं था लिन शुचेन कौन है। उन्होंने सिर्फ उस घायल अल्फा की मदद की थी जो बुरी तरीके से, जिनके हाथ से खून निकल रहा था, क्योंकि जो जियांग यानली थी ना वो नर्स का कोर्स कर रही थी। तो उन्होंने उनका फर्स्ट एड किया था। तब जो हमारे जेवोजन थे वो जियांग यानली के काफ़ी ज़्यादा आभारी बन गए थे। लेकिन तब भी जियांग यानली कहीं ना कहीं एक ऐसे शख्स को पसंद करती थी, या हमेशा से पसंद करती आई थी, जो उनके घर आता था, वो था जिन जुशन। लेकिन किसी को नहीं पता कि अचानक से जो लिन शुचेन थे उनका जियांग यानली से इतना मिलना जुलना कैसे होने लगा। यहाँ तक कि वो तो जियांग यानली जिन जुशन के साथ खाने पीने भी बाहर जाने लगे थे। फिर अचानक से ये खबर आई कि जियांग यानली की जिस दिन जिन जुशन से शादी हुई, उस दिन यहाँ पर लिन शुचेन ने खुद को एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश की। पर उस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं पता। सबको लगता है कि जियांग यानली के प्यार में लिन शुचेन पड़ गए थे और उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की। पर जियांग यानली तो पहले दिन से ही भाप चुकी थी कि उसका मेट जिन जुशन है, तो आखिर इतनी बड़ी गलती लिन शुचेन को क्यों हुई होगी। विभूषण यही चीज़ें सोचकर करवट बदल रहा था। उसे नहीं पता कि आखिर क्या गलत फहमी है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। लेकिन वो अपनी शिजे को प्रेगनेंसी में दुख भी नहीं देना चाहता था। वो उनके और उनके बच्चे की अच्छी कामना, अच्छी हेल्थ के बारे में ही सोचता था। इसलिए वो सोचता है कि कुछ दिन अगर लवांगची का टॉर्चर उसे सहना भी पड़ा तो वो अपनी शिजे के लिए खुशी खुशी ये सब चीज़ें सह जाएगा। पर आने वाला समय और भी ब्रूटल होने वाला था। अगले दिन सुबह होती है और लवांगची जैसे ही उठता है वह देखता है कि विभूषण काउच पे सो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्योस मच जाता है जिसकी वजह से वो उसके दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। जैसे ही वो रूम से बाहर गया तभी एक उन्हीं के घर में काम करने वाली लेडी थी, वो नर्स थी जो कि एक ओमेगा थी। वो तुरंत ही बोलती है, सर आपके ब्रदर, उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। और लवांगची भागता हुआ अपने भाई के पास जाता है। वो देखता है कि उसके भाई जोर जोर से सांस ले रहे थे। उनके भाई की धीमे धीमे जो सांस लेने की गति थी ना, और दिल की धड़कनें अचानक से बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, जिसकी वजह से लवांगची बार बार डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ। वो लोग बताते हैं कि शायद तुम्हारे भाई को पैनिक अटैक आया है, इसलिए उसकी अचानक से दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो तेज़ी से सांस ले रहा है। लिन शुचेन तब कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें भी खोलता है और फिर अचानक से वो आंखें बंद करके फिर से गहरी नींद में सो जाता है, जैसे कि वो पहले भी था। उसके बाद लवांगची बार बार अपने भाई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खींचकर यहाँ पर डॉक्टर और बाकी के नर्स बाहर कर देते हैं। वो उसके सामने ही उसके भाई का इलाज करते हैं, पर नो रिस्पॉन्स। तभी डॉक्टर बाहर आके कहता है कि लगता है उन्हें कुछ याद आया था, कुछ ऐसा जो उनके एक्सीडेंट से रिलेटेड है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से उन्हें पैनिक अटैक कैसे आया, उनकी सांसें इतनी तेज़ क्यों हुई, ऐसा क्या है जो वो बार बार मिस कर रहे हैं। शायद उनका ओमेगा, अगर आप पता लगाना चाहें तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। उनका ओमेगा कुछ तो है, कुछ तो दिक्कत है। एक अल्फ़ा अपने ओमेगा के सेंट से जल्दी होश में आता है। यहाँ पर लवांगची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही भागकर अपने कमरे में जाता है। विभूषण जो कि कमरे में आराम से सो रहा था, लवांगची पास के ही जग से उसमें से पानी निकालता है, उसका ढक्कन खोलता है और जो पानी होता है ना वो सीधा विभूषण के मुंह पर मार देता है, जिसकी वजह से वो अचानक से सपने में से ऐसे जाग जाता है डरता हुआ। और यहाँ पर लवांगची तुरंत ही उसे देखता है, घूरता है। विभूषण कहता है, मुझे ऐसे क्यों उठाया। यहाँ पर लवांगची विभूषण को कॉलर से पकड़ता है और कहता है, जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारी चीज़ें कहाँ हैं। मेरे भाई की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है विभूषण, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विभूषण बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। यहाँ पर लवांगची को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारी चीज़ें कहाँ हैं। मैं उनके अल्फ़ा को और उनके बच्चे को प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ नहीं करूँगा। बस एक बार मुझे बताओ, मुझे जानना है कि वो ठीक है या नहीं है। लवांगची ने विभूषण का जो फ़ोन था ना वो पहले ही फेंक दिया था जब वो यहाँ पर विभूषण को लाने वाला था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से खुद को ट्रैक होने नहीं दे सकता था।
यहाँ पर विभूषण कहता है कि मेरे को शीजे का नंबर मेरे फ़ोन में होगा, मेरे फ़ोन को अगर तुम्हें सेटिंग पता हो तो मेरे फ़ोन को हैक करो। लवांगची कहता है मुझे सेटिंग तो नहीं पता, पर तुम अपनी जीमेल आईडी, यहाँ पर वो वीपीएन खोल के एड्रेस अलग कर देता है और जो विभूषण की जीमेल आईडी थी उसे खोलता है और उसके अंदर जितने भी जो कॉन्टैक्ट थे वो सिंक्रनाइज हो रखे थे उन्हें भी निकालता है, जहाँ से उसे जियांग यानली का नंबर मिलता है। फिर वो अपने वीपीएन सेट करके जियांग यानली को दूसरी जगह का, मतलब वो कॉल अपनी जगह से करेगा पर जो शो होगा ना वो दूसरी जगह होगा, ऐसे करके वो एक फ्रॉड कॉल करता है एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, ताकि जियांग यानली के फ़ोन पे उसका नंबर ना जाए, बल्कि वहाँ पर लिखा आ रहा था प्राइवेट नंबर, जिसकी वजह से वो नंबर हिडन था। जियांग यानली जैसे ही फ़ोन उठाती है तभी वो सुनती है विभूषण की आवाज़। विभूषण कहता है शिजे शिजे मुझे आपसे कुछ पूछना है। जेवजुन क्या आपके मेट हैं? तभी जियांग यानली कहती है नहीं, वो मेरे मेट नहीं हैं। यहाँ पर तभी लवांगची फ़ोन छीन कर कहता है जियांग यानली मुझे जानना है कि मेरे ब्रदर का मेट कौन है। अगर तुम उनकी मेट नहीं थी तो वो तुमसे मिलने इतनी बार क्यों आते थे? जियांग यानली यहाँ बार बार कहती है हिंगुंजुन क्या हुआ? मैंने सुना कि शिजन की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सुना उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, क्या वो ठीक है? यहाँ पर हेंगुंजुन कहते हैं नहीं, मेरे भाई की कंडीशन बहुत ख़राब है और उनका ओमेगा ही उन्हें ठीक कर सकता है। मुझे बताइए आपने उन्हें धोखा क्यों दिया? जियांग यानली कहती है मैंने धोखा दिया? मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं उन्हें आखिर क्यों धोखा दूंगी? यहाँ पर लवांगची कहता है क्योंकि वो आपको पसंद करते थे, इसलिए आपने जानबूझकर उन्हें रिजेक्ट किया और वो आपकी शादी वाले दिन ये दुख दर्द झेल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपना एक्सीडेंट किया, खुद की जान लेने की कोशिश की। यहाँ पर जियांग यानली कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं और शिजन बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि मैं, शिजन, जिनजिशन, हम सारे के सारे काफ़ी बार एक दूसरे के साथ मिलते भी थे और मैं उनकी ओमेगा बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि वो तो काफ़ी बार मिंग्याओ से मिलने की ज़िद करते थे और जितनी बार भी वो हमारे साथ बाहर जाते थे तब वो अक्सर ही किसी बहाने से वहाँ से निकलकर मिंग्याओ से मिलने जाते थे। तो मुझे लगता है कि मिंग्याओ से तुम्हारे भाई का कोई कनेक्शन होगा। तभी यहाँ पर लवांगची कहता है मुझे मिंग्याओ का नंबर दीजिए अभी के अभी। तब जियांग यानली एकदम चुप हो जाती है और लवांगची कहता है क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? तो वो अचानक से कहती है पर मिंग्याओ की तो कल हमारे घर के जो पास एक चर्च है, मतलब मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर XYZ लोकेशन पर जो चर्च है उसके अंदर उसकी शादी निमिंगजू से होने वाली है। लवांगची को बहुत गुस्सा आता है कि क्या उसका भाई का जो ओमेगा था वो मिंग्याओ है, और अगर मिंग्याओ है तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। लवांगची का गुस्से से लवांगची अब उस फ़ोन को काट देता है और तुरंत ही अपने लोगों को कहता है मुझे मिंग्याओ के बारे में जानना है। विभूषण तुरंत ही लवांगची का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या हुआ? लवांगची कहता है कि मेरे ब्रदर तुम्हारी अगर सिस्टर से प्यार नहीं करते थे तो वो आखिर उन लोगों के साथ हैंगआउट करते हुए मिंग्याओ से क्यों मिलते थे। विभूषण तुरंत ही कहता है मिंग्याओ, पर मिंग्याओ तो नीमिंगजू का ओमेगा है ना। मुझे मेरे दोस्त नीहो सिंह ने काफ़ी बार बताया था कि उसके भाई मिंग्याओ को डेट कर रहे हैं। तभी विभूषण का चेहरा जोर से लवांगची पकड़ता है और कहता है आखिर तुम्हारी फैमिली चाहती क्या है? मेरे भाई को गोल गोल घुमाना क्यों चाह रहे हो? पहले जियांग यानली फिर ये मिंग्याओ। मुझे अभी के अभी अपने दोस्त के घर लेकर चलो। विभूषण तुरंत ही कहता है नहीं, मिंग्याओ नीमिंगजू को पसंद करता है, वो उनका ओमेगा है। ये बात मुझे कितनी बार नीहो सिंह ने बोली है। लवांगची कहता है मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहूँगा कि वो किसका ओमेगा है। अगर उसके और मेरे भाई के बीच में कुछ था या कोई भी रिलेशनशिप था तो मुझे सब कुछ जाना है। विभूषण पहले टेंस्ड होता है, अपनी उंगलियां काट रहा होता है कि लवांगची को गुस्सा आ जाता है। अब लवांगची यहाँ पर उसे गुस्से में कहता है तुम मुझे बताओ। विभूषण यहाँ पर कहता है पर तुम निमिंगजू को कुछ नहीं करोगे। लवांगची को इतना गुस्सा आता है वो उसकी गर्दन को पकड़कर जोर से दबाने लगता है, उसको बिल्कुल चौक कर देता है और कहता है तुम्हें इस कंडीशन में भी दूसरों का सोच रहा है? तुम क्या मेरे भाई की हालत नहीं देख सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो विभूषण हमेशा से ही बेवकूफ़ अनाड़ी सा रहा है। उसे दूसरों की परवाह होती है लेकिन उसे लेन शिजन की परवाह बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि ये लोग माफिया हैं और उसे अपने दोस्त की चिंता हो रही थी। इसलिए लवांगची यहाँ जोर से उसका गला दबाता है और विभूषण सांस लेने के लिए बिल्कुल छटपटा रहा था। लवांगची ने तो उसे
खींचते हुए सीधा दीवार से सटका दिया था और उसे हाथों में पकड़कर ऊपर तक ले गया था। विभूषण को सांस नहीं आती, वो एकदम से बिल्कुल उसकी आंखें भी गोल गोल घूम जाती हैं। तब लवांगची उसे छोड़ता है। विभूषण सीधा ज़मीन पर आकर गिरता है और खांसता रहता है, क्योंकि लवांगची ने उसका गला बहुत तेज़ से दबाया था। उसके गले पे भी काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ गए थे। लवांगची ने कहा, अगर मेरे ब्रदर को कुछ हुआ ना विभूषण, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर वो सभी को मिंग्याओ को ढूंढने के लिए कहता है। विभूषण जो कि भूखा था बेचारा, वो यहाँ पर लवांगची के पास आता है, क्योंकि वो कमरे में बैठा बैठा बोर हो चुका था। उसकी गर्दन पर लवांगची के हाथों के निशान थे। वो लवांगची से आकर कहता है, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? लवांगची यहाँ पर कहता है, बिल्कुल बिल्कुल तुम खा सकते हो। और वो अपने नौकर को कुछ फ्रूट लाने के लिए बोलता है। जैसे ही उसका नौकर यहाँ पर फ्रूट लेके आता है, तो लवांगची यहाँ पर जो सामने एक जगह थी जिस पे नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च भी पड़ी होती थी, उसमें से, और साथ में कुछ अचार भी, वो तुरंत ही उसमें से लाल मिर्चें निकाल कर उस फ्रूट पे खूब सारा छिड़क देता है और विभूषण से कहता है, अब खाओ इसे। विभूषण कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, इतनी सारी मिर्ची के साथ? लवांगची कहता है, हाँ, तुम्हें बहुत चिंता है ना दूसरों की, पर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। खाओ इसे, अभी के अभी खाओ। विभूषण यहाँ पर बेचारा बड़ी मुश्किल से उस फ्रूट को खाने लगता है। उसे बहुत मिर्ची लगती है। वो पहली बाइट लेते ही खाता है, लेकिन लवांगची तुरंत ही यहाँ पर अपने शुयंग को इशारा करता है, जो कि उसके हाथ में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ पकड़ा देता है। वो एक अजीब सा ऐसा इक्विपमेंट था जिससे अगर किसी की उंगलियों पे मारा जाए तो उसकी उंगलियां टूट सकती थी। इसलिए लवांगची तुरंत ही उसे अपनी उंगलियों में पहनते हुए कहता है, जल्दी खाओ वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। अगर ये 1 सेकंड के लिए भी रुका तो अब तुम्हें कॉन्स्टेंटली, जब तक ये बाउल ख़त्म नहीं होता तब तक खाते रहना होगा, मुँह चलाते रहना होगा। यहाँ पे लवांगची विभूषण को पकड़ता है और कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की परवाह करने का, लेकिन तुम्हारी परवाह कौन करेगा? विभूषण बेचारा बहुत डर जाता है, क्योंकि लवांगची ने अब उसका उल्टा हाथ पकड़ लिया था। इसलिए वो सीधे हाथ से तुरंत ही वो मिर्ची वाला फ्रूट खाता रहता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसके मुंह से सिसकियाँ निकल रही थी। वो ऐसे करते हुए ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, क्योंकि उसे इतनी मिर्ची वाला खाना खाया नहीं जा रहा था। बेचारे की नोज़ भी अब धीमे धीमे रन करने लग गई थी, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, पर वो तुरंत ही सारा वो मिर्ची वाला खाना खा लेता है। अब लवांगची यहाँ पर जैसे ही उसकी शक्ल देखता है, उसके बाद कहता है, क्या तुम्हें पानी नहीं पीना? विभूषण कहता है, मिर्ची, बहुत मिर्ची लग रही है, पानी पानी। लवांगची यहाँ पर आंखों से इशारा करता है और जिसके बाद यहाँ पर विभूषण के लिए पानी लेकर आया जाता है। वो पानी देखते ही विभूषण का मुंह बन गया था, क्योंकि उस पानी के अंदर बहुत सारी मिर्ची घुली हुई थी। विभूषण कहता है, नहीं, मैं ये नहीं पी सकता। लवांगची कहता है, पियो इसे, और वो गुस्से में विभूषण के मुंह में ही वो पूरा गिलास डाल देता है। विभूषण रोते रोते वो सारा गिलास ख़त्म करता है। अब लवांगची कहता है, तुम्हारा भूत उतरा या नहीं उतरा दूसरों की मदद करने का? विभूषण को तो पूरी जगह मिर्ची लग रही थी। लवांगची यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, शुक्र करो अभी मैंने तुम्हें चम्मच भर के मिर्ची खाने के लिए नहीं कहा है, अब तड़पते रहो यूं ही। विभूषण बेचारा ना जाने कितने घंटों तक वहाँ पर उस मिर्ची को खाने की वजह से तड़पता रहा। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसका पूरा मुंह वो बार बार जोर जोर से सांसें ले रहा था। लवांगची को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता है। लवांगची अपने भाई के पास ही बैठा हुआ था। विभूषण की आंखें लाल हो गई थी। लवांगची अब वापस से विभूषण के पास आता है और यहाँ पर उसने अपने नौकर को शहद लाने के लिए दे दिया था, इसलिए वो चम्मच भर के विभूषण के मुंह में उस शहद को ठूसना शुरू कर देता है। विभूषण तो बिल्कुल भूखों की तरह उस शहद को खा रहा था। लवांगची उसे चम्मच भर चम्मच ऐसे ही 4 चम्मच शहद खिला देता है। विभूषण को तब जाके शांति मिलती है और लवांगची अपने ही हाथों से उसे पानी पिलाता है। उसके बाद विभूषण और पानी की डिमांड करता है, तो लवांगची कहता है, रुक जाओ अभी। और उसके बाद वो विभूषण को फिर से 2 चम्मच और शहद खिलाने के बाद पानी पिलाता है। अब जाकर विभूषण थोड़ा तड़पना बंद हुआ था, उसे थोड़ी शांति मिली थी। लवांगची ने कहा, निहो सेन का एड्रेस बताओ। विभूषण की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने कहा कि निहो सेन का एड्रेस
वो न्यू सिंह का एड्रेस लवांगची को बता देता है। लवांगची ने विभूषण को छोड़कर यहाँ पर शू यंग के साथ मिलकर वहाँ से चला गया था। विभूषण जैसे ही लवांगची चला गया ना तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर शिफ्ट में बहुत सारे बॉडीगार्ड वहाँ पर थे। वो जाकर शिजन को भी देखता है। शिजन के भी कमरे में किसी ने उसे घुसने नहीं दिया था ताकि वो शिजन को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुँचा सके। वो दूर से बैठते हुए शिजन को कहता है, मुझे नहीं पता आपका कौन ओमेगा है, आप इस स्टेट में कैसे आए हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आपका ओमेगा मेंग्याओ भी नहीं है, चंग्याली भी नहीं थी। मैं अपनी शीजे को जानता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आप अपने अंदर छुपाए बैठे हैं? प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप अपने अंदर लेकर बैठे हैं? आपका भाई बहुत गुस्से में है। अगर आप ठीक नहीं हुए तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। विभूषण अभी भी लेंचुचन को देख रहा था। यहाँ पर लवांगची नी मिंगचू के घर ही पहुँच गया था। नी मिंगचू यहाँ पर अपने घर से बाहर थे। नी सिंह घर पे था और अचानक से उनके घर के कंपाउंड में इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई थी कि वो डर गया था। उसने तुरंत ही यहाँ पर अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया। नी मिंगचू और मिंग्याओ जो कि पास के ही मॉल में घूम रहे थे, वो तुरंत ही घर पर आए थे और वो लोग डर भी गए थे क्योंकि यहाँ पर नी सिंह ने साफ कहा था कि अपने साथ किसी कॉप्स, पुलिस वगैरह वगैरह को मत लेके आना। लवांगची का घर ऑलरेडी इन जगहों से लगभग 3 से 4 घंटे की दूरी पे था, तो इसलिए लवांगची को वहाँ पहुँचने में 3 से 4 घंटे तो लगे थे। नी मिंगचू अपने घर आए थे। लवांगची तुरंत ही पूछता है, मिंग्याओ कौन है? नी मिंगचू ने मिंग्याओ का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी मिंग्याओ वहाँ काँपते काँपते कहता है, मैं मिंग्याओ हूँ। क्या हुआ? तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर वांगची देखता है कि मिंग्याओ की गर्दन पर एक अल्फा मार्क है और यहाँ पर मिंग्याओ का थोड़ा सा टमी भी निकला हुआ था। वो तुरंत ही पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मिंग्याओ कहता है, तुम्हें कैसे पता? लवांगची को उसके फेरोमोन्स से पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसका टमी का साइज़ भी थोड़ा अलग लग रहा था। लवांगची ने कहा कि क्या तुम ट्विंस बच्चों को जन्म देने वाले हो? यहाँ पर मिंग्याओ ने कहा, हाँ, पर लवांगची ने पूछा, इन बच्चों का पिता कौन है? तभी नी मिंगचू ने आगे आते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ पर लवांगची ने कहा, तुम मेरे भाई जेवेजुन को जानते हो? यहाँ पर मिंग्याओ कहता है, जेवेजुन? कौन जेवेजुन? लवांगची अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, लन शिचन। क्या तुम लन शिचन को जानते हो? मिंग्याओ कहता है, लन शिचन? हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। वो तो मेरी भाई की वाइफ शाउजी उनके साथ आया करते थे। यहाँ पर वो थोड़ा अकला रहा था, इसलिए लवांगची कहता है, क्या तुम उनके ओमेगा हो या फिर वो तुमसे प्यार करते थे? तभी मिंग्याओ डरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से नी मिंगचू से प्यार करता था और हम लोग तो काफ़ी टाइम से, जब मैं थोड़ा छोटा ही था तब से इंटीमेट होते हैं, जिसकी वजह से मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गया और अब हम एक हफ्ते लगभग 2-3 दिन बाद ही हमारी शादी है। क्यों? यहाँ पर लवांगची तुरंत ही कहता है कि ऐसी बात है तो मेरा भाई तुमसे क्यों मिलता था अगर तुम किसी और अल्फा के हो तो? यहाँ पर मिंग्याओ कहता है, वो इसलिए मिलता था क्योंकि उसे मोशन न्यू से मिलना होता था। ये नाम सुनते ही लवांगची एकदम से बोला, कौन है वो? मिंग्याओ ने गहरी सांस ली और बोला कि तुम्हारे भाई को मेरा ही स्टेप ब्रदर मोशेन्यू, मेरे पिता के काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनमें से एक उनका इलेजिटिमेट सन है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था और जब भी हम साथ होते थे तो मोशेन्यू अक्सर ही लेंशिचन से मिलता रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करते थे, पर पिछले कुछ टाइम से मोशेन्यू मुझे कहीं मिला नहीं है। लवांगची कहता है, उसका एड्रेस और फटाफट नंबर दो। लेकिन लवांगची उसका एड्रेस लेने के बाद नी मिंगचू के घर को छोड़कर चला गया था। उसने नी मिंगचू पे और मिंग्याओ पे नज़र रखने के लिए भी कहा था। वो जहाँ जाता है ना, वहाँ देखता है कि वो मो हाउस पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पर मो हाउस वाले सीधा बताते हैं कि मोशेन्यू की माँ की कुछ महीने पहले ही डेथ हुई थी, जिसके बाद वो इस घर को छोड़ के चला गया था, या फिर कहा जाए कि मो फैमिली ने उसे निकाल दिया था क्योंकि उसके मामा उसे अपना हक नहीं देना चाहते थे।
लवांगची तुरंत ही उनसे पूछता है कि मोशन्यू कहाँ गया होगा। तो वो बताते हैं कि उसका इलेजिटिमेट जो बाप है ना वो जिन गुआंगशन है, तो क्या पता वो उससे मदद लेने गया हो या अपने जो बाकी के भाई थे मिंग्याओ, जो कि उसके पिता की एक और नाजायज़ औलाद थी, उनसे भी वो कॉन्टेक्ट में रहता था या जेंजिशन। तभी यहाँ पर लवांगची को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सभी लोगों को फिर से जियांग यानली को फ़ोन लगाने के लिए कहता है। जियांग यानली जैसे ही प्राइवेट नंबर देखती है वो फटाफट फ़ोन उठाती है और पूछती है कि आप लोगों को मिंग्याओ के बारे में कुछ पता चला। तभी वो यहाँ पर लवांगची कहता है कि मोशन्यू क्या आप लोगों के साथ है? मोशन्यू शायद मेरे भाई के बारे में कुछ जानता होगा। यहाँ पर जियांग यानली कहती है मोशन्यू तो काफ़ी टाइम से हमें दिखा ही नहीं। शायद तुम्हारे भाई का जिस दिन तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था उससे 2 दिन पहले मोशन्यू आया था। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था पर उसने कुछ नहीं बताया कि आखिर क्या हुआ है, और हमने भी ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं पूछा। यहाँ पर लवांगची अब कहता है कि मोशन्यू का फ़ोन नंबर, बाकी सारी चीज़ें दो, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, आप लोगों को कुछ पता हो। यहाँ पर जियांग यानली जिसे कोई क्लू ही नहीं था कि क्या हुआ है और जिनजुशन को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि लवांगची तो जिन गुआंगशान के पास भी पहुँच गया था। जिन गुआंगशान पहले घबराता है और साफ बोल देता है कि उसने बहुत सारे बच्चे किए हुए हैं, लेकिन वो अपने सिर्फ पत्नी से हुए हुए बच्चे को ही ज़्यादा मानता है, बाकी वो किसी पे ध्यान नहीं देता। लवांगची को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मोशन्यू के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो वापस से 3-4 घंटे लगाकर अपने घर आया था। यहाँ पर वो जब वापस आता है तो देखता है कि वेवोशन वापस से अपने कमरे में जाकर काउच पर सो गया था। लवांगची को लगभग रात का समय हो गया था। वो जैसे ही कमरे में गया उसने देखा कि वेवोशन वो सोया नहीं था बल्कि आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे भूख लग रही थी। वो लवांगची को देखते ही कहता है कि हमें कुछ खा लूँ। लवांगची कहता है कुछ खा लो, लेकिन लवांगची उसे देखते ही कहता है क्या तुम मोशन्यू को जानते हो? वेवोशन कहता है मोशन्यू नहीं, मैं नहीं जानता। लवांगची कहता है मुझे उसका पता नहीं चल रहा, वो शायद मेरे भाई का ओमेगा हो सकता है। वेवोशन तुरंत ही कहता है मोशन्यू। मैंने ये नाम सुना तो है लेकिन मैं कभी इस इंसान से मिला तो नहीं हूँ। फिर वो ये चीज़ सोचता रहता है। लवांगची अब उसे खाने के लिए बोल देता है। तो लवांगची और वेवोशन जब डाइनिंग टेबल पर गए थे तो यहाँ पर लवांगची के लिए अच्छा खाना आता है और वेवोशन के लिए बेकार सी खिचड़ी दे देते हैं। वेवोशन आर्ग्यू भी नहीं करता और चुपचाप वो बेकार सी बेस्वादी सी खिचड़ी को खाने लगता है। लवांगची यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास था। तभी यहाँ पर वेवोशन कहता है याद आया। लवांगची कहता है क्या? वेवोशन कहता है मुझे इतना पता है कि एक बार मेरी शिजे जब प्रेग्नेंट थी तो वो किसी गायनी के पास गई थी, तब उनके साथ मिंग्याओ भी गया था। लेकिन हाँ, उस गायनी के पास मिंग्याओ के साथ एक और लड़का आया हुआ था, वो ओमेगा था, पर मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। जब मेरी शिजे अपने आप को गायनी से दिखाकर वापस आई थी तो वो लड़का पहले से ही गायनी के पास दिखाकर खुद को वापस आ गया था। हो सकता है उस गायनाकोलॉजिस्ट के पास उसका नंबर हो, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। लवांगची यहाँ पर हैरान था और वो तुरंत ही कहता है मुझे जल्दी से उस गायनाकोलॉजिस्ट का नंबर दो। और वो लोग उस गायनाकोलॉजिस्ट के जो क्लिनिक था उस पर फ़ोन करते हैं। वो पेशेंट की जानकारी के बारे में पूछते हैं लेकिन कोई उन्हें नहीं बताता। पहले तो लवांगची बहुत एथिकल तरीके से सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन जब उसे कोई भी नहीं बताता ना मोशन्यू के बारे में तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अनएथिकल वे को यूज़ करता है और उस क्लिनिक की जितनी डिटेल थी ना वो निकलवाता है और उसमें सिर्फ मोशन्यू के बारे में पूछने के लिए बोलता है। और उसके जो लोग थे ना वो आराम से यहाँ पर मोशन्यू के बारे में निकालते हैं और बताते हैं कि मोशन्यू का जो है यहाँ पर पुराना एड्रेस ही आ रहा है। लेकिन उसे एक अजीब सी बात पता चली थी कि मोशन्यू ऐसा इंसान है जो कि प्रेग्नेंट है। यहाँ पर लवांगची हैरान होता है और कहता है कि एक बार उसके जो बच्चे का पिता है उसके बारे में भी कोई डिटेल होगी कि उसके बच्चे का पिता कौन है, एक बार पता करके देखो। यहाँ पर वो लोग जब चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि इसके बच्चे के पिता में नाम आ रहा है लैन हुआन। ये सुनते ही लवांगची एकदम थक्के में था
विवेचन कहता है लिनहुआन? लिनहुआन किसका नाम है? अब वो तुरंत ही विवेचन की तरफ देखते हुए कहता है मेरे ब्रदर का बर्थ नेम लिनहुआ है और उन्हें इस नाम से कोई नहीं जानता। उन्होंने इस नाम को हाइड रखा हुआ है और वो नाम मो शेन्यू ने अपने बच्चे के होने वाले पिता के रजिस्ट्रेशन में लिखवाया। इसका मतलब यही हुआ कि मेरे ब्रदर का बच्चा उसके पेट में है। और ऐसा क्या हुआ होगा कि मेरे ब्रदर ने अपनी जान लेने की कोशिश की। मो शेन्यू हमें कहीं मिल नहीं रहा है। कुछ भी करके मो शेन्यू की खबर निकलवाओ। वो कहाँ जाता है, किस किस दुकान पे जाता है, उसका बैंक डिटेल क्या है, वो कहाँ पेमेंट कर रहा है, हमें उससे कुछ क्लू मिल सकता है। ऐसे ही होता है। अगली सुबह बैंक डिटेल की उन्हें सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती है कि मो शेन्यू कहाँ रह रहा है, क्योंकि वो दूध छोटे मोटे खाने के लिए आसपास पेमेंट किया करता था, जहाँ पर लवांगची ने अपने कुछ लोगों को भेज दिया था। मो शेन्यू जिस जगह पर रहता था ना, वहाँ पर वो प्रेग्नेंट भी था और आराम से वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी किसी ने उससे पूछा एक्सक्यूज़ मी, क्या आपका नाम मो शेन्यू है? मो शेन्यू ने कहा जी मेरा नाम मो शेन्यू है। इतने में ही उसके पीछे खड़े इंसान को उसने इशारा किया। मो शेन्यू के मुंह पर तुरंत ही किसी ने कुछ लगाया और वो बेहोश हो गया। और जब उसने आंखें खोली तो वो हैरान था। वो जब अपनी नींद से जगा तो एक अलग सी जगह आ चुका था, ये बड़ा सा महल। तभी उसके सामने लाओ वांगची आते हुए कहता है मो शेन्यू, क्या तुम लिनहुआन के ओमेगा हो? मो शेन्यू डरता है और कहता है तुम कौन हो? यहाँ पर वो तुरंत ही पूछता है मैं लिनहुआन का छोटा भाई हूँ लाओ वांगची। क्या तुम उनके ओमेगा हो? मो शेन्यू अभी भी डरता है और कहता है मैं कैसे जान लूँ कि तुम लिनहुआ के यहाँ पर छोटे भाई हो, मुझे कैसे पता होगा? तभी लवांगची मो शेन्यू को खड़ा करता है और उसे कहता है कि आओ मेरे साथ, और वो उसे लैन शिचन के कमरे के बाहर ले जाता है और कहता है वो रे मेरे ब्रदर। मो शेन्यू यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है खोलो इसे, मुझे लिनहुआ से मिलना है। लिनहुआ, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम क्यों नहीं आए? लवांगची कहता है इंतज़ार किया मतलब? यहाँ पर वो कहता है क्या तुम सच में इनके छोटे भाई हो? लवांगची, अच्छा तो अपना बर्थ नेम बताओ। यहाँ पर लवांगची कहता है मेरा बर्थ नेम लंजा है। यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए मो शेन्यू कहता है तुम ही इसके भाई हो ना? इसने मुझसे वादा किया था कि ये चियांगयानली की शाओजी की शादी वाले दिन मुझसे मिलने आएगा। मैं इसका इंतज़ार कर रहा था उस ब्रिज पे। मैं इसका इंतज़ार करते वहाँ से दूर जा रहा था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता था। मैं ब्रिज से जैसे ही दूसरी तरफ गया तब अचानक से मैंने देखा कि एक गाड़ी आकर सीधा वहाँ के पास के जगह पर गिर गई है। उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे नहीं पता था उस गाड़ी में लिनहुआ है। मैंने इसे कितना ढूंढने की कोशिश की, पागलों की तरह भटकता रहा, पर मुझे नहीं पता था ये कहाँ रहता है। मुझे सच सच बताओ इसे क्या हुआ है? लवांगची कहता है अगर आप इसके ओमेगा हो तो अगर आप इन्हें कंफर्ट करोगे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वो तुरंत ही मो शेन्यू के लिए दरवाज़ा खोलता है। मो शेन्यू जाकर लिन चिचन के पास बैठता है। वो जैसे ही कमरे में उसके ओमेगा फेरोमोन्स को फैला रहा है तभी वहाँ पर लिन चिचन के हाथ हरकत करने लगते हैं और वो जैसे ही जाकर लिन चिचन का हाथ पकड़ता है, लिन चिचन तुरंत ही अपनी आँख खोल लेते हैं और गहरी भी सांस लेते हुए कहते हैं अयू। और जैसे ही वो अयू बोलते हैं तभी मो शेन्यू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हुआन आँखें खोलो ना। हुआन क्या हुआ है तुम्हें? हुआन प्लीज़ मुझे डराना बंद करो, तुम जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। हुआन। यहाँ पर शिचन तुरंत ही आंखें खोल कर उन्हें देखते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ रहा था, जिसे मो शेन्यू पूछता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। और वो यहाँ पर लिन चिचन के हाथ को अपने टमी पर रखते हुए कहते हैं हमारा बच्चा भी ठीक है। तुम्हें क्या हुआ था? तुम उस दिन मैं इंतज़ार करता रहा पर आए क्यों नहीं? यहाँ पर हुआन गहरी सांस लेते हैं। तभी लवांगची ने डॉक्टर को वहाँ बुला लिया था। डॉक्टर यहाँ पर हुआन का चेकअप करता है। अपनी ओमेगा के फेरोमोन्स की वजह से वो दोबारा से अपने गहरी नींद से उठे थे।
जिसकी वजह से यहाँ पर वो पहले तो अपनी ओमेगा को अपने हाथ हिलाते हैं। उनका ओमेगा उनके पास आके उन्हें हल्का सा हक करता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता और तुरंत ही यहाँ पर लैन शीचेन का इलाज होना ढंग से शुरू होता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अभी किसी भी प्रश्न, किसी भी तरीके की इंक्वायरी मत कीजिएगा, स्पेशली लैन शीचेन से, क्योंकि जेवजुन को यहाँ पर पैनिक अटैक आ सकते हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। लवांगची भी इस चीज़ की गंभीरता को समझता है और मोशेन्यू को पास के ही कमरे में सोने के लिए, आराम करने के लिए भेज देता है। लैन शीचेन बहुत ही बेचैन हो जाते थे जब उन्हें यहाँ पर उनके आसपास मोशेन्यू के जो फेरोमोन्स थे वो नहीं मिलते थे, इसलिए मोशेन्यू पूरा टाइम उनके कमरे में रहता है। यहाँ पर मोशेन्यू के आने की वजह से वेवोशन, जो कि देख रहा था कि लवांगची कितनी ज़्यादा परवाह कर रहा है मोशेन्यू की, उसे खाने को दे रहा है, उसे बैठा रहा है, यहाँ तक कि उसने मोशेन्यू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, बाथरोब सब मंगवा लिया था, जिसकी वजह से यहाँ वेवोशन को अब जलन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वेवोशन और लवांगची बचपन से, या फिर कहूँ कि टीनेज एज से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और लवांगची ने बहुत पहले ही वेवोशन को एज अ ओमेगा आइडेंटिफाई कर लिया था। दोनों ने जब इनकी फ़र्स्ट हीट 18 साल की उम्र में आई थी तो वो भी साथ बिता ली थी, लेकिन लवांगची कभी भी वेवोशन को प्रेग्नेंट करना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके साथ नॉर्मल तरीके से रोमांस करता था। लेकिन अब लवांगची को किसी और की केयर करते हुए देखकर वेवोशन बहुत गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही लवांगची के पास आके कहता है, तुम दूसरे ओमेगा की इतनी केयर क्यों कर रहे हो? लवांगची वेवोशन को देखकर इग्नोर कर देता है। वेवोशन तुरंत ही लवांगची के पास आता है और कहता है, तुम मोशेन्यू की इतनी केयर क्यों कर रहे हो? लवांगची कहता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वेवोशन को ऐसा लगता है, उसे गलतफहमी होती है कि क्या वो लवांगची के बच्चे से प्रेग्नेंट है, इसलिए वो तुरंत ही कहता है, क्या कहा तुमने? क्या उसके और तुम्हारे बीच? लवांगची यहाँ पर वेवोशन को इग्नोर करता है और कहता है, हमें कुछ खाना है, मोशेन्यू प्रेग्नेंट है और उसे पहले कुछ खाना चाहिए। वो मोशेन्यू का हाथ पकड़कर लेकर जाता है, क्योंकि मोशेन्यू को ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और जिस तरह से वो किडनैप करके यहाँ लाया गया था तब भी उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर ने उसे ठीक होने के लिए इंजेक्शन दिए थे, उसे कुछ चीज़ें रिएक्ट ना करे, जैसे कि बेहोश करके यहाँ लाया गया था, उसके बच्चे के लिए वो दिक्कत ना दे, इसलिए भी डॉक्टर ने पूरा ख्याल रखा था। और इस तरह से लवांगची को किसी और की परवाह करते हुए देख वेवोशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वेवोशन भी तो पहले दूसरों की परवाह करता था, लेकिन यही चीज़ जब लवांगची कर रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत ही यहाँ पर लवांगची और मोशेन्यू को खाना खाते हुए देखता है, जो कि यहाँ पर अच्छा खाना खा रहे थे, लेकिन वेवोशन के लिए फिर से आज दोबारा से दलिया ला दिया गया। वेवोशन तभी यहाँ पर लवांगची को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, मैं ये नहीं खाऊंगा, ले जाओ इसे। तभी लवांगची उसे देखकर कहता है, तुम्हें खाने में यही मिलेगा, क्योंकि तुमने कभी भी मेरे भाई की परवाह नहीं की। वेवोशन कहता है, ठीक है, मैं भूखा मर जाऊंगा पर मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे वो खाना खाना है जो वो खा रहा है। वेवोशन को जलन होती है और वो तुरंत ही यहाँ पर मोशेन्यू की थाली को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लवांगची यहाँ पर गुस्से में कहता है, नहीं, रुक जाओ। वेवोशन सुनता नहीं तो लवांगची तुरंत ही यहाँ खड़ा होता है और वेवोशन को उसकी कुर्सी पर जोर से पकड़ लेता है। फिर वो अपनी टाई को खोलता है और वेवोशन के हाथों को अपनी चेयर की, मतलब वेवोशन की चेयर की एक तरफ बांध देता है और वो फिर यहाँ पर नौकरों से कह के दूसरा खाना लगवाता है वेवोशन के लिए। फिर वो उस खाने को खाता है। मोशेन्यू यहाँ पर गहरी गहरी सांस ले रहा था और अपने पेट को पकड़ रहा था। लवांगची कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है? मोशेन्यू कहता है, नहीं, मुझे अल्फ़ा की क्रेविंग हो रही है। ये सुनते ही वेवोशन का तो खून खोल गया था। उसे लग रहा था जैसे मोशेन्यू को लवांगची की क्रेविंग हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था, उसे लैन शीचेन की क्रेविंग हो रही थी। लवांगची कहता है, तुम रूम में जाओ, इंतज़ार करो और प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करना। ये सुनते ही मोशेन्यू यहाँ पर पहले तो अपना खाना खाता है और उसके बाद वो कुछ देर के लिए अपने कमरे में गया था और यहाँ पर वेवोशन गुस्से में देख रहा था दोनों को। वेवोशन तुरंत ही कहता है, मुझे भी मेरे अल्फ़ा की क्रेविंग हो रही है। लवांगची उसकी बातों को अनसुना कर देता है। वेवोशन यहाँ पर घूरते हुए लवांगची को देखते हुए कहता है, मुझे भी मेरे अल्फ़ा की क्रेविंग हो रही है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? लवांगची उसकी बातें ही नहीं सुनता।
यहाँ पर वो कहता है मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और मोशेन्यू के बीच में क्या चल रहा है। लवांगची यहाँ पर वेवोशन को घूर के देखता है और कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम्हें मेरे भाई की हमसे जुड़ी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। फिर अब हम क्या करते हैं तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर वेवोशन तुरंत ही कहता है लव वांगची, तुम मेरे अल्फा हो ये बात तुम भी जानते हो और मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ ये बात मैं भी जानता हूँ। लवांगची कहता है ओह रियली, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम्हें अभी याद आ रहा है जब मोशेन्यू यहाँ आ गया, जब मैं पागलों की तरह तुम्हारी बहन को ढूंढ रहा था, तुमने सब छुपा दिया, तुम जानते थे मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। यहाँ पर वेवोशन को गिल्ट होता है कि हाँ उसने अपनी बहन की परवाह करते हुए लवांगची के दिल को नहीं समझा। लवांगची जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, लवांगची जिसका इकलौता भाई बचा था, उसने यहाँ पर जियांग्स के एक तरह से कर्जे में आकर कि जियांग्स ने उसे पाला है, पोसा है, उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए उसने लवांगची जैसे अल्फा जो कि उसे हमेशा से प्रोटेक्ट करता है और हमेशा से प्यार करता है, हमेशा से उसकी ख्वाहिशों की मतलब जो भी यहाँ पर वेवोशन चाहता था ना, वेवोशन ने ही लवांगची को अप्रोच किया था, वेवोशन ने ही लवांगची से प्यार किया था, वेवोशन ही लवांगची को हर चीज़ करता था और उसने ही लवांगची को यहाँ पर छोड़ दिया जब लवांगची को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने लवांगची को अपने पास तक नहीं आने दिया, इसलिए वेवोशन को अब दुख लग रहा था, लेकिन लवांगची थिक फेस के साथ वहाँ से उठ के चला गया था। वेवोशन सोच लेता है कि वो कैसे भी करके लवांगची को मनाएगा, लवांगची को खुश रखेगा, अपने अल्फा के साथ अपनी रातें अच्छी बनाएगा। वो अब तुरंत ही खाना खाता है क्योंकि लवांगची उसे खिलाता है और उसके बाद दोनों खाने के बाद वो टाई से वेवोशन के हाथों को खोल देता है। लवांगची अब चुपचाप अपने कमरे में जाता है। वेवोशन कहता है कि तुम मोशेन्यू के पास तो नहीं जा रहे ना। लवांगची कहता है वो मेरे भाई का ओमेगा है, इसलिए हम पर गलत तरीके से शक करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई मेरे भाई के ओमेगा का नाम मेरे साथ जोड़े। वो मेरा भाई का है, समझ में आई तुम्हें? एक तरह से वो मेरे लिए शौजी है। शौजी मीन्स भाभी टाइप्स। तो यहाँ पर वेवोशन चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। और लवांगची जैसे ही रूम में जाता है ना तो वेवोशन कहता है 2 दिन, शायद 2 या 3 दिन हो गए मैं नहाया भी नहीं हूँ, क्या मैं नहाने जाऊँ? लवांगची कहता है हाँ जाओ। वेवोशन तुरंत ही लवांगची के एक बाथरोब निकालता है उसकी अलमीरा से। लवांगची वेवोशन को देख रहा था पर वो इग्नोर करता है। वो सीधा बिस्तर पर लेट गया था। उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी, क्या उसका भाई रिकवर कर पाएगा, उसके भाई को क्या हुआ है वो अभी नहीं पूछ सकता, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि अगर किसी और ने उसके भाई को मारने की कोशिश की है तो उसे वो चीज़ें भी पता लगानी होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या मोशेन्यू ने सब चीज़ें की हैं। वो तुरंत ही शुयेंग को कहता है कि मोशेन्यू पर नज़र रखना कि मोशेन्यू मेरे भाई को नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि लास्ट में उसका भाई जो था ना वो मोशेन्यू से ही मिलने के लिए गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पर वो किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। मोशेन्यू यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद लंच किचन के पास चला गया था। मोशेन्यू को हर एंगल से मॉनिटर किया जा रहा था, क्योंकि वो जहाँ पर था वहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, और उस कमरे में भी मोशेन्यू के अलावा भी बहुत सारी नर्स थी, बहुत सारे लोग थे जो उसे पल पल देख रहे थे हर एक कॉर्नर से, क्योंकि लंच किचन को बहुत ज़्यादा मॉनिटर वाले, कम से कम उस कमरे के अंदर ना 10 कैमरे थे। यहाँ पर मोशेन्यू लंच किचन के पास आता है। लंच किचन जो कि अब धीमे धीमे बोल रहे थे, मोशेन्यू ने उठाता है, वो उठकर बैठते हैं पर उनकी टांगों में अभी हल्की हल्की जान नहीं थी। यहाँ पर वो मोशेन्यू को देखते हुए कहते हैं कि तुम कैसे हो, हमारा बेबी कैसे है? मोशेन्यू कहता है कि उस दिन क्या हुआ था? लंच किचन कहते हैं उस दिन मुझे तुम्हारे फ़ोन से एक टेक्स्ट मिला था जहाँ पर तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। उसके बाद अचानक से मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे। मैं ब्रेक लगा रहा था पर मुझे लगा कि मैंने उस ब्रिज पे जब तुमसे मिलने के लिए बोला था तो शायद तुम थे, पर जब तक मैं पास आया तुम वहाँ से चले गए थे। मुझे लगा तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? और जैसे ही मैं ब्रेक लगाने लगा अचानक से मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मोशेन्यू ने कहा तुम्हें क्या लगता है ये किसने कराया होगा? लंच किचन ने कहा मुझे यकीन तो नहीं, पर कोई ना कोई हमारा राइवल ही होगा, बाकी मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं। मोशेन्यू कहता है चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन उसको
उस इंसान को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मो शेन्यू यूँ कहते हुए लिन शिचेन के गले लगता है। लिन शिचेन भी यहाँ पर उसे किस करने लगता है और दोनों अब एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे। यहाँ पर वो मो शेन्यू को कहता है, पर मेरी टांगें काम नहीं करती हैं, शायद आगे चलकर हम दोनों के बीच में उस तरह का लव ना हो पाए। मो शेन्यू कहता है, हो सकता है, पर मैं जब तक तुम्हारी टांगें काम नहीं करेंगी तब तक मैं तुम्हें खुश करूँगा। ये बोलते ही मो शेन्यू अब धीमे धीमे लिन शिचेन के ऊपर आता है, उसके ट्राउज़र्स को हल्का हल्का उसके गोडों तक कर देता है और फिर उसके ऊपर बैठ कर दोनों के दोनों अब रोमांस करना शुरू कर चुके थे। मो शेन्यू ने लिन शिचेन की कठोरता को अपने हाथों से ही अपने अंदर लेकर महसूस करना शुरू किया। उसकी हीट आ रही थी, इसलिए उसका अल्फा रट में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी, पर उसकी कठोरता काफ़ी ज़्यादा कठोर हो गई थी। इसलिए मो शेन्यू तुरंत ही लिन शिचेन के ऊपर बैठकर रोमांस का मज़ा लेने लगता है। कुछ ही देर में उनके कमरे से मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही थी और वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन उन चीज़ों को मॉनिटर करने वाले सारे लोग उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख रहे थे, बल्कि ऐसे देख रहे थे कि उन्हें कुछ भी करके मो शेन्यू को कोई मौका नहीं देना लिन शिचेन को नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि सब लोग इस वक्त संदिग्ध निगाह में रखे जा रहे थे और उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर बीटा लोगों को दिया गया था, क्योंकि जो बीटा लोग होते हैं ना, उनमें कोई भी भावना नहीं होती, उनके अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ों को लेकर प्लेजर महसूस नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पर वेवशन जैसे ही नहा कर आता है ना, तो लवांग जी जो कि अपने बिस्तर पे लेटा हुआ कुछ सोच रहा था, ऊपर की तरफ देख रहा था, वो वेवशन की तरफ एक बार भी नहीं देखता, जबकि वेवशन जानबूझकर कमरे में अपने फेरोमोन्स को भी नहीं थोड़ा सा स्प्रेड करता है। और जैसे ही वो देखता है ना कि लवांग जी अभी भी कुछ सोच में डूबा हुआ है, उसकी तरफ नहीं देख रहा, तो उसे बहुत जलन महसूस होती है और वो सीधा ही लवांग जी के बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और अब उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगता है। लवांग जी का ध्यान अब जाकर विभूषण की तरफ आया था। लवांग जी ने पूछा, क्या है? विभूषण ने कहा, कुछ भी नहीं। लवांग जी ने कहा, जाकर काउच पे सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। विभूषण ने कहा, क्यों डिस्टर्ब ना करो? क्या तुम्हारे मन में अब मेरे लिए कोई भावना नहीं? लवांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, जाकर बिस्तर पर यानी कि काउच पर सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। विभूषण, मुझे इस वक्त तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। विभूषण तुरंत ही लवांग जी के शर्ट के सेकंड बटन से खेलते हुए उसे खोल देता है और कहता है, अच्छा, तुम मुझे पनिश नहीं करना चाहते? लवांग जी ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विभूषण, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जाकर काउच पे सो जाओ, वरना उसके बाद तुम याद रखना, तुम्हें जो सज़ा मिलेगी तुम जिंदगी भर याद रखोगे। विभूषण कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी सज़ाएं मंजूर हैं, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई थी और मैं अपनी शीजे के बारे में सोच रहा था, पर मेरे नज़रिए को भी समझो। जैसे वो ये बोलता है तभी लवांग जी गुस्से में विभूषण को उसकी गर्दन से पकड़कर सीधा उसकी मुंडी से उठाते हुए उसे बिस्तर पर पटक देता है, जिसकी वजह से विभूषण की थाइस पे से उसका जो रोप था वो साइड हो गया था। उसकी जो नेकेड थाई थी ना, वो लवांग जी के सामने आती है। लवांग जी तुरंत ही एग्रेसिव होकर उसके रोप्स को खोल देता है और सीधा आगे से खोल देता है। विभूषण रोप्स के नीचे बिल्कुल ही नेकेड था। लवांग जी ने कहा, तुम्हें जानना है ना मुझे तुम्हें कैसे पनिश करना है? मैं अब बताता हूँ। लवांग जी ने तुरंत ही अपने ड्रॉर के अंदर से कुछ चीज़ें निकाली और विभूषण को कहा, आंखें बंद रखना। विभूषण मुस्कुराता है और आंखें बंद कर लेता है। लवांग जी ने तभी विभूषण को पलटा और उसके कमर के पीछे हैंडकफ लगा दिए थे। विभूषण के तुरंत ही उसने जो रोप्स थे ना, हैंडकफ लगाने से पहले ही उतार कर फेंक दिए थे। अब विभूषण बिल्कुल नेकेड था और उसके पीछे हैंडकफ लगे हुए थे। लवांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा पनिशमेंट तो शुरू होगा, एक ऐसा टॉर्चर जिसके बाद तुम खुद मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की मदद करने का, उसके बाद ये ख्याल भी तुम्हें नहीं आएगा। वो तुरंत ही पास से एक वाइब्रेटर निकालता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव
क्यूट था और वो छोटा सा होता है, बिल्कुल एग की शेप में। उस वाइब्रेटर को वो पास लाकर विभूषण से कहता है, चलो तुम्हें एक असली मज़ा देता हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना गेम खेलना, है ना? तुम खेल रहे थे ना जब मेरे भाई की जान मुसीबत में थी। आज मैं देखता हूँ एक गेम खेल कर तुम्हारे साथ। वो उसे विभूषण के लोअर पार्ट में हल्के हल्के धीमे धीमे इंसर्ट करता है और कहता है, देखते हैं तुम कब तक खुद पे रोक लगाते हो। अगर तुम खुद पे रोक लगा पाए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, और अगर तुम खुद पर रोक नहीं लगा पाए तो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा वो तुम भी नहीं सोच पाओगे। अब वो धीमे से उसे 1 की स्पीड पर चलाता है। विभूषण को अब स्टिमुलेशन महसूस होती है। वो धीमे धीमे हिलता है और कहता है, प्लीज़ ऐसे मत करो। लवांग जी धीमे धीमे मुस्कुराता है और कहता है, लेटे रहो, मज़ा आ रहा है। विभूषण को बहुत अजीब सा महसूस होता है, खुदकुदी जैसा, स्टिमुलेशन जैसा, या फिर कहूँ कामुकता, कि लवांग जी उसे 2 पर सेट कर देता है। विभूषण की पूरी बॉडी करंट से कांप रही थी। विभूषण कहता है, प्लीज़ नहीं 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 नहीं, ये बहुत बहुत अलग है। लवांग जी आई नीड यू। लवांग जी कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। और विभूषण बेचारा हिल भी नहीं सकता था, क्योंकि लवांग जी ने उसे उल्टा लेटाकर उसके हाथों को बांध कर उसे बिस्तर पर छोड़ दिया था। विभूषण ऐसे ही इधर उधर मटकता रहता है। अब लवांग जी बाहर चला जाता है और पूरे 10 मिनट के बाद कमरे में आता है। विभूषण की हालत तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी। तभी लवांग जी उसके पास नहीं बल्कि काउच पे बैठे हुए उसकी स्पीड को और तेज कर देता है, और ये स्पीड लगभग अब 3 हो गई थी। विभूषण की हालत बहुत ख़राब थी और वो रेंगते रेंगते बिस्तर के एक कोने पे आता है और कहता है, लवांग जी प्लीज़ नो। लवांग जी कहता है, ओह बेबी तुम बहुत शोर करते हो। वो आता है, अपने ही ड्रॉर में से एक बोल से निकालता है, जिसे वो विभूषण के मुंह में रख के उसे पूरा स्ट्रैप से बंद कर देता है। अब विभूषण कुछ भी बोल नहीं पाता, क्योंकि लवांग जी ने उसके मुंह में स्ट्रैप सा डाल दिया था। अब विभूषण करता रहता है, लेकिन लवांग जी अब उस की स्पीड को 4 कर देता है, जिसके बाद विभूषण को अपनी पूरी बॉडी में ना ऐसा करंट दौड़ता है कि वो बुरी तरीके से हिल रहा था, और उसे वो बिल्कुल प्लेजर के नज़दीक होता है कि लवांग जी ने उस स्पीड को 5 कर दिया था। जिसके बाद विभूषण पूरा बिस्तर पर लेटे हुए कांप रहा था, उसके हिलने से पूरा बिस्तर तक हिल रहा था। ऐसे रखते रखते ही लवांग जी ने, जब विभूषण बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गया था ना, उसको बंद कर दिया। विभूषण अब कांप रहा था, क्योंकि विभूषण इस वक्त तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि लवांग जी उसको बंद कर दे, लेकिन लवांग जी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। उसने जानबूझकर 5 पर लाने के बाद एक्सट्रीम प्लेजर से जस्ट को थोड़ी सी दूर था विभूषण कि तभी बंद कर दिया। जिसके बाद विभूषण की आंखें एकदम लाल थी। उसने लवांग जी से प्लीड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लवांग जी ने उसके मुंह में एक स्ट्रैप डाला हुआ था, जो कि पोल से बंधा हुआ था। विभूषण अब अपनी आंखों में लस्ट भरते हुए लवांग जी की तरफ देखता है और उससे डिमांड करता है। लवांग जी कहता है, क्यों क्या हुआ? और वो अब कमरे से बाहर जाते हुए 1 की स्पीड पे ऑन कर देता है। विभूषण बेचारा अब फिर से उसके साथ वो साइकिल रिपीट होती है, क्योंकि लवांग जी सीधा 5 पे नहीं करता कि विभूषण पीक पे आ जाएगा। जब विभूषण बेचारा थोड़ा ठंडा पड़ा तो लवांग जी ने फिर से 1 2 3 4 5 ऐसे तक चीज़ों को चलाया, और लवांग जी जैसे ही देखता था ना विभूषण अब पीक पर आ गया है प्लेजर के, वो तुरंत ही उसे बंद कर देता था। जिसके बाद विभूषण की पूरी रात ऐसी ही हालत थी, क्योंकि लवांग जी ने लगभग 4 बार उसके साथ ऐसा ही किया। और 5वीं बार जब लवांग जी करने लगा तो विभूषण, अब उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। वो अपने अल्फा के लिए क्रेव कर रहा था। लवांग जी ने तुरंत ही उसके मुंह से वो स्ट्रैप हटाया और बोला, कैसा लगा तुम्हें जब कोई चीज़ तुम्हारे पास हो और तुम्हें ना मिले? कैसा लगता है? एहसास हुआ जब तुम्हें सब पता था और फिर भी तुम नहीं बताते थे मुझे कुछ भी? तुम सोच सकते हो मुझे कैसा लगता था? बिल्कुल ऐसा जैसे इस वक्त तुम फील कर रहे हो। मेरे ब्रदर पहले ही ठीक हो सकते थे, पर तुमने मेरी मदद नहीं की। मुझे जियांग यानली से गुस्सा नहीं था, मैं बस एक बार उनसे बात करना चाहता था, एक बार उन्हें अपने भाई के पास लाना चाहता था। अगर वो यहाँ आ जाते
तुम्हें पता है, मुझे पता चल जाता कि वो मेरे भाई की मेट नहीं है। तुमने हमेशा मुझे गलत समझाया ना विभूषण, क्योंकि मैं माफिया फैमिली से आता हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा मैं कितना ज़्यादा हर्टलेस हो सकता हूँ। ये बोलते ही वो कमरे से बाहर चला गया। विभूषण तुरंत ही कहता है, आई एम सॉरी लवांग जी, प्लीज़ रूम में वापस आ जाओ, रूम में वापस आ जाओ, आई नीड यू ब्लडी इडियट। और यहाँ पर वो गहरी गहरी सांस लेता है, लेकिन उसे फील होता है कि अचानक से फिर से उसके अंदर जो वो टॉय था ना, उसकी स्पीड को 5 करके लवांगची ने छोड़ दिया है। अब विभूषण गहरी गहरी सांसें लेता है और बिना ही अपने अल्फा के वो बुरी तरीके से प्लेजर महसूस करता है और फिर थक कर बिस्तर पर लेट जाता है। अब लवांगची कमरे में वापस आया था। उसने विभूषण की बॉडी से उस टॉय को निकाल दिया और फिर उसने लवांगची ने विभूषण से प्यार से उसके ऊपर आया। उसने अपने लोअर पार्ट से अपनी जिप खोली और फिर अपनी कठोरता को विभूषण के नितंबों पर रगड़ते हुए कहा, क्या हुआ हनी, क्या तुम असली मज़ा नहीं लेना चाहोगे? विभूषण ने कहा, यू लवांगची, यू चीट। अगर तुमने कुछ किया ना। तभी लवांगची ने धीरे से अपने हाफ कठोरता को विभूषण की लोअर बॉडी में डाला, जिसकी वजह से विभूषण के मुंह से मुहर निकल गई। विभूषण ने कहा, यू। लवांगची ने फिर से उसके हल्के से बालों को पकड़ा और कहा कि मुझे पता है तुम्हें वाइल्ड बहुत पसंद है। और फिर उसने अपनी पूरी कठोरता को एक झटके में ही टक से टक बचाकर विभूषण की बॉडी के अंदर रख दिया था। विभूषण जोर जोर से सांस ले रहा था। लवांगची ने तुरंत ही उसके हाथों को थोड़ा सा ऊपर करते हुए उसे दर्द करते हुए अब धीमे धीमे अपनी कठोरता को विभूषण की बॉडी से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। विभूषण तो बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस करता है, माइनिंग करता है। लवांगची ने अब विभूषण के साथ इसी पोजीशन में लगभग 5 मिनट तक रोमांस किया। फिर वो विभूषण की बॉडी से दूर हो गया। विभूषण बोलने लगा, अल्फा प्लीज़ नो। लवांगची ने कहा, ओ रियली, अगर तुम ये चीज़ करना चाहते हो तो तुम्हें खुद से करनी होगी। लवांगची जानबूझकर मिरर के सामने एक कुर्सी रखता है और उस पर जाकर बैठ जाता है और वो अपनी थाइस पर थपथपाते हुए कहता है, आओ मेरी जांघों पे बैठो, और अगर तुम प्लेजर चाहते हो तो तुम्हें खुद से लेना होगा। मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, पर सारी मेहनत मैं नहीं करूँगा। विभूषण यहाँ पर बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। लवांगची ने उसको धीमे से बिस्तर से उठाया और फिर से जाकर उस चेयर पर बैठ गया था। विभूषण अब जैसे ही मिरर के सामने गया, उसे शर्म आ रही थी क्योंकि उसने कपड़े ही नहीं पहने थे और लवांगची भी, जो कि शर्ट और हल्की सी उसने पैंट नीचे की हुई थी। उसके कठोरता को देखते ही विभूषण बाइट करता है और तुरंत ही जाकर लवांगची की तरफ मुंह करते हुए बैठ रहा था। तभी लवांगची ने कहा, रुको, वेट, तुम्हें मिरर की तरफ चेहरा करते हुए बैठना होगा। विभूषण अपने लिप्स को काटता है और कहता है, यू पर्वर्ट, तुम बहुत बदतमीज़ हो। लवांगची कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मिरर में खुद को देखना कितना पसंद है, स्पेशली तब जब मैं तुम्हें प्लेजर दे रहा होता हूँ। लवांगची अब अपनी थाइस को थपथपाता है। विभूषण जाकर उसकी थाइस पर बैठता है। तभी लवांगची अपनी कठोरता को एक झटके में पूरा उसके अंदर डालता है, जिसके बाद विभूषण बयान करने लगता है। उसके मुंह से करहराने की आवाज़ आती है और लवांगची उसके हिप्स को यानी कि नितंबों को पकड़कर कहता है, कम ऑन जंप बेबी, राइट मी। ये जैसे ही लवांगची ने बोला ना, विभूषण का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और लवांगची ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, सामने मिरर में देखो। और उसने दूसरे हाथ से विभूषण की कठोरता को धीमे धीमे मसाज करना शुरू किया। विभूषण की सांसें फूल गई थी, उसकी सांसें बहुत तेज़ हो रही थी। यहाँ पर लवांगची उसकी कठोरता को सहलाता रहा और विभूषण को अपने ऊपर एक हल्की सी राइड करने के लिए तड़पाता रहा, जिसके बाद विभूषण ने पहले ज़ोर ज़ोर से खुद के साथ ही लवांगची को प्लेजर दिया और वो भी प्लेजर महसूस कर रहा था क्योंकि सब कुछ ज़ोर से आके उसके वूम में लग रहा था। और फिर धीमे धीमे लवांगची ने भी उस रिदम को पकड़ा और तेज़ी से विभूषण के साथ वाइल्ड तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो विभूषण का लव जूस अपने हाथों में ही निकलवा देता है और अपने लव जूस को विभूषण के घर में निकाल देता है, जिसके बाद उसने नोट कर दिया था। और फिर उसने मिरर में देखते ही विभूषण के
अब धीमे धीमे अपने दोनों हाथों से उसकी जो लिटिल चेस्ट थी उसे पकड़ कर दबाया, टेबल्स को पिंच किया और फिर उसने अपने दांतों को गढ़ाकर उसकी जो नेक थी ना उसे बाइट करके मार्क कर दिया था। विभूषण कभी भी ये सब चीज़ें शादी के बाद चाहता था, लवांगची इसलिए उसके साथ ऑनेस्ट था, लेकिन अब लवांगची से सब्र नहीं हो रहा था। विभूषण ने आज खुद ही जानबूझकर उसे सिड्यूस किया है। हालांकि वो पहले भी इंटीमेट हुए हैं बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से, लेकिन आज वाला एग्रेशन अलग ही था। फिर लवांगची इसी तरीके से विभूषण को उसके जो घुटने थे उसके नीचे वाली जगह से पकड़ कर उठाता है और हवा में अब उसके साथ नीचे से कनेक्ट होते ही सेकेंड राउंड शुरू कर देता है। विभूषण की तो सांसें बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। सेकेंड राउंड वो इतने ज़्यादा वाइल्ड तरीके से करता है ना कि विभूषण को बिना हाथ लगाए ही वो अपनी कठोरता से सारा लव जूस सामने के मिरर पर निकाल देता है। और लवांगची भी इसी पोजीशन में उसे अपनी बाहों में लिए हुए ज़ोर ज़ोर से उसके साथ जो रोमांस कर रहा था, उसके बाद उसने भी सेकेंड राउंड में विभूषण की वूम को जानबूझकर नोट कर दिया था। अभी भी उनका कनेक्शन खटा नहीं था। अभी भी वो इसी तरीके से जाकर सीधा बिस्तर पर लेट जाता है और विभूषण ने उसकी तरफ अपनी पीठ करी हुई थी और वो उसके जो कठोरता थी उस पर बैठा हुआ था। अब लवांगची कहता है, मैं लेट रहा हूँ, आई एम टायर्ड, चलो थोड़ी मेहनत करो, अब तुम्हारी बारी है। और विभूषण इसी पोजीशन में धीमे धीमे खुद को संतुष्ट करता है। विभूषण की लोअर बॉडी से धीरे धीरे अल्फा और अपना जो तरल पदार्थ था वो धीमे धीमे निकल रहा था। लवांगची कहता है, ओहो, लगता है तुम लीक कर रहे हो। विभूषण को शर्म आती है, लेकिन वो जानबूझकर उसे स्पैंक करता है और फिर थर्ड राउंड को इसी तरीके से चलाता है। उसके बाद वो जानबूझकर विभूषण को इसी पोजीशन में गोल गोल घूमने के लिए कहता है। जब दोनों की बॉडी नीचे से कनेक्टेड थी, विभूषण घूमते घूमते ही अलग अलग पोजीशन से बैठकर इसी तरीके से कभी घूमता है 190 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करते हुए कमासन तरीके से इस रोमांस को एंजॉय करता है। और फिर उनका थर्ड राउंड ऐसे कंप्लीट होता है। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लेट गए थे। लवांगची ने यहाँ पर विभूषण को किस करना शुरू कर दिया था और विभूषण भी हंग्रीली लवांगची को किस कर रहा था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं और फिर लवांगची सीधा उसे ऐसे उठाकर शॉवर में ले जाता है। फोर्थ राउंड में वो लोग शॉवर के अंदर थे। विभूषण की कमर शॉवर की दीवार पे थी और लवांगची ने उसके दोनों टांगों को अपने कंधों पे रखकर उसे हवा में उठा लिया था, जिसके बाद वो इसी तरीके से हवा में ही लवांगची उसे उठाकर रोमांस करने लगा। फोर्थ राउंड इतना ज़्यादा सही था ना, क्योंकि ऊपर विभूषण की बॉडी पे ठंडा ठंडा पानी पड़ रहा था और नीचे से गर्माहट फ्रिक्शन एक नंबर थी, जिसके बाद दोनों पूरी तरीके से अपनी तरल पदार्थ को आसपास बिल्कुल न्यौछावर कर देते हैं। बिल्कुल फुहारे की तरह गिर रहा था। और यहाँ पर लवांगची ने 4 टाइम भी विभूषण को बिना किसी प्रिकॉशन का इस्तेमाल किए दोबारा से नोट कर दिया था। उसके बाद वो दोनों ही पानी में नहाते हैं। लवांगची विभूषण को गोद में उठाकर बिस्तर पर ले गया था और बिस्तर पर आने के बाद, जो कि नॉर्मल एक कपल के बीच में पोज होता है मिशनरी, उसी तरीके से वो लोग 5th राउंड को बिस्तर पर करते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए ही सो गए थे। और यहाँ पर जब सुबह लवांगची उठा तो उसने देखा कि उसकी लोअर बॉडी विभूषण से कनेक्टेड है। उसने तुरंत ही अपनी लोअर बॉडी को विभूषण से निकाला और जिसकी वजह से विभूषण भी थोड़ा सा मुआयन कर रहा था सोते हुए। लवांगची ने कहा, ही सो नोटी, और ये बोलते ही वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए हटाता है और वहाँ से उठकर शावर लेकर सीधा अपने भाई को देखने चला गया था। लवांगची जैसे ही देखता है कि उसके भाई के कमरे में से जो लैंचटन होते हैं ना, वो भी एक चद्दर के अंदर अपने मोशेन्यू के साथ सोए हुए थे, तो वो यहाँ पर दरवाज़ा बजाता है, जिसके बाद मोशेन्यू अलर्ट हो गया था। मोशेन्यू ने कपड़े नहीं पहने थे तो लैंचटन कहते हैं, कौन है वांगची? अभी नहीं, ओमेगा को कपड़े पहने हैं, मोशेन्यू जल्दी कपड़े पहन लो। मोशेन्यू बेचारा बड़ी मुश्किल से दूसरी साइड से
अपने कपड़ों को उठाता है और धीमे धीमे करके अपने कपड़े पहनता है। लवांगची वहाँ से चला गया था। मोशेन्यो ने जब कपड़े पहन लिए थे तो वो कमरे से बाहर आ जाता है और गार्ड्स को कह देता है कि लवांगची को इन्फॉर्म कर दे। मोशेन्यो अपने कमरे में जाकर नहाने चला गया था। यहाँ पर लवांगची कहता है, ब्रदर, मोशेन्यो ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? उसके ब्रदर यहाँ पर लवांगची से कहते हैं, लवांगची मुझे माफ़ करना, उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ। लवांगची, तुम मोशेन्यो पे डाउट मत करो। मोशेन्यो मेरा ओमेगा है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने सुसाइड नहीं किया था। मोशेन्यो की बातों से मुझे पता चला कि सबको ये लग रहा है कि मैंने सुसाइड किया है। मुझे लगता है कि हमारी राइवल गैंग यानी कि वैन रोहान या फिर उनके किसी चमचों ने हमें मारने की कोशिश की होगी। हमें उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाना होगा। लवांगची कहता है, अगर ऐसी बात है तो ब्रदर आप निश्चिंत रहिए, जिसने भी आपके साथ ये किया है वो बचेगा नहीं, उसको भी यही दिन देखने होंगे। अब लवांगची अपने ब्रदर की सारी चीज़ों के बारे में पता लगाता है कि आखिर उनके भाई को कौन फॉलो करता था, क्या था। तब उन्हें पता चलता है कि उनके भाई जिस जगह पर, जिस होटल में मिला करते थे मोशेन्यो के साथ और जहाँ जहाँ वो टाइम बिताने जाते थे वहाँ उन्हें कोई फॉलो कर रहा था। उन्हें फॉलो जो बंदा कर रहा था वो किसी और से नहीं बल्कि वैन से रिलेटेड था। इसलिए उनके भाई की गाड़ी की, जब वो जियांग याली की शादी में जाने वाले थे जिस दिन, उसकी जो गाड़ी थी ना वो भी किसी ने जानबूझकर ख़राब की थी। लवांगची बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फुटेज निकालता है जो कि उससे पहले नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा दिखाया गया था कि शायद लिन चिचेन ब्रेकअप करना चाहते हैं मोशेन्यो से। मोशेन्यो का फ़ोन भी उस वक्त किसी ने जानबूझकर चोरी कर लिया था और बाद में लाकर उसे पकड़ा दिया था, जिससे उन्होंने लिन चिचेन को टेक्स्ट किए थे और सॉरी बोल दिया था कि सॉरी हमारा फ़ोन एक्सचेंज हो गया है। ये बोलकर मोशेन्यो को कभी डाउट ही नहीं हुआ कि उसके फ़ोन का इस्तेमाल कर लिन चिचेन को ब्रेकअप वाला मैसेज भेजा गया है। मोशेन्यो प्रेगनेंसी की वजह से थक गया था, इसलिए ब्रिज से हटकर दूसरी साइड बैठने के लिए जा रहा था कि अगर लिन चिचेन आएंगे तो वो दूर से ही देखकर उनसे मिलने चला जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि उसकी आंखों के सामने ही लिन चिचेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। पर उसे ये भी नहीं पता था कि वो लिन चिचेन है, क्योंकि उस दिन लिन चिचेन दूसरी गाड़ी लेकर गए थे। वो जो हमेशा गाड़ी लेकर जाते थे वो ज़्यादा बुलेट प्रूफ नहीं थी और ये नई गाड़ी आई थी जिसकी वो टेस्टिंग करने वाले थे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। लवांगची जैसे ही ये पता लगाता है ना कि वेंचाओ ने जानबूझकर उसके भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल ही वेंचाओ के साथ भी वैसे ही करता है। उसने जब पता चला कि वेंचाओ अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी पत्नी के अलावा जो उसकी ओमेगा है, जिसे उसने एक तरह से अपनी मिस्ट्रेस बना के रखा है, उससे मिलने जा रहा था, तो उसने भी वेंचाओ की गाड़ी के उसी तरीके से ब्रेक फेल कराए। वेंचाओ भी कुदरती उसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पर लिन चिचेन का एक्सीडेंट हुआ। उसने जानबूझकर वेंचाओ के सामने एक ट्रक भेज दिया था। वेंचाओ जैसे ही ब्रेक लगाने की कोशिश करता है उसकी गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगते। वेंचाओ, उसे पता था कि सामने ट्रक में वो भिड़ जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही इधर उधर डिसबैलेंस करता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीधा आकर उसी जगह गिर गई थी जहाँ लिन चिचेन की गिरी थी। लेकिन उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पलटियाँ खाती हैं, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का जो फ्यूल था वो टपकना शुरू हो जाता है और अचानक से उसकी गाड़ी का जैसे ही फ्यूल टपकता है ना, तो कोई दूर से उस गाड़ी पे, उस फ्यूल टैंक पे फायर कर देता है, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। लिन चिचेन को नुकसान पहुंचाने वाला जो वेंचाओ था, वहाँ पर वेंचाओ पूरी गाड़ी के अंदर चलकर ख़त्म हो गया था। वैन रोहान के लिए ये एक सबक था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि आखिर उसके बेटा कैसे मरा है। उन्हें लगा कि ये एक रोड हादसा था, क्योंकि उस दिन हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, पर ये एक प्लान था। यहाँ पर लिन चिचेन की इतनी बुरी हालत करने का बदला हेंगुनचुन तब माफिया ने ले लिया था। बेचारे वैन रोहान को कभी पता ही नहीं चलता कि वेंचाओ ने उसके बेटे के साथ क्या किया है। और यहाँ दोबारा से लवांगची ने अपनी माफियागिरी करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे जेवजुन भी रिकवर हो रहे थे, तो जेवजुन और लवांगची, जैसे ही जेवजुन रिकवर हो गए थे, लवांगची ने यहाँ पर जेवजुन से पूछा कि क्या वो मोशेन्यो के साथ शादी करना चाहेंगे। जेवजुन ने कहा कि वो मोशेन्यो के अलावा किसी से प्यार नहीं करते हैं और वो हमेशा से ही जियांग याली के जब दोस्त बने थे ना, तो जियांग याली जब उनकी पट्टी वट्टी कर रही थी, तब उस दौरान पे वो पहली बार
बेंगियाओ से वहाँ पर मिले थे। बेंगियाओ क्यूट था, अच्छा था, लेकिन बेंगियाओ के साथ उस दिन उसका एक स्टेप ब्रदर आया हुआ था, मोशेन्यू, जिससे जिसे देखते ही उन्हें एहसास हुआ था कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका मेट हो सकता है। ये बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन वो जियांगयानली से बार बार मिंग्याओ से मिलने का बहाना करते थे, क्योंकि वो किसी को भी आइडिया नहीं लगने दे सकते थे कि उनका मेट कौन है, ताकि कोई उनकी आइडेंटिटी पहचान कर मोशेन्यू को नुकसान न पहुँचाए। फिर वो मिंग्याओ से मिलने के बहाने ढूंढते थे और मिंग्याओ को अक्सर ही अपने साथ मोशेन्यू को लाने के लिए कहते थे। जहाँ पर सबको लगता था वो मिंग्याओ से मिल रहे होंगे, वो मिंग्याओ को झूठ बुलाकर वहाँ से सीधा मोशेन्यू से एक रूम में मिलने के लिए चले जाते थे, जहाँ दोनों काफ़ी बार इंटीमेट हुए थे, जिसकी वजह से मोशेन्यू प्रेग्नेंट भी हो गया था। मोशेन्यू की माँ की डेथ के वक्त उसको उसके अंकल ने घर से निकाल दिया था, मामा ने, क्योंकि उसकी माँ भी कुंवारी गर्भवती हो गई थी, जिसे कभी उसके पिता ने अपनाया नहीं था, और मोशेन्यू के साथ भी सेम सीन था, इसलिए उसे भी निकाल दिया गया था। हालांकि मोशेन्यू बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वो लैन शिजन से बार बार शादी करने की गुहार लगा रहा था, और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी मोशेन्यू उसे बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ। यहाँ पर लैन शिजन कहते हैं कि उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से मोशेन्यू से शादी करनी है, और लवांगची से कहते हैं कि तुम विवुशन से शादी नहीं करना चाहोगे। लवांगची कहता है पर मुझे नहीं पता वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। लैन शिजन कहते हैं क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं, तुम हमेशा से ही बेवकूफ़ हो, तुम कभी उसे बोलते ही नहीं कि विवुशन ही नहीं बल्कि तुम भी उसे हमेशा से प्यार करते थे। वो तुम्हारे पीछे पड़ा था क्योंकि तुम भले ही माफिया होगे, लेकिन तुम्हें प्यार का इजहार करना बिल्कुल नहीं आता। लवांगची यहाँ पर धीमे से स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मुझे उसका मेरे लिए हमेशा अच्छा व्यवहार अच्छा लगता था। हम माफिया फैमिली से थे, फिर भी हम डाउन टू अर्थ रह कर स्कूल जाया करते थे, और इकलौता वही था जो मेरा दोस्त बनता था। यहाँ पर लैन शिजन कहते हैं क्यों ना जब मैं शादी करूँ तो तुम भी विवुशन से शादी कर लेना। लवांगची कहता है पर मैं उसे प्रपोज़ करने वाला नहीं हूँ। लैन शिजन कहते हैं कि माफिया लोगों को प्रपोज़ करने की क्या ज़रूरत, सीधा उसे कपड़े पहनाना और शादी कर लेना। लवांगची कहता है यह आइडिया तो एकदम परफेक्ट है। वो जानबूझकर जिस दिन उसने और उसके भाई ने शादी करने की डेट्स तैयार की थी, वो विवुशन को ज़बरदस्ती लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहनाता है। विवुशन पहले बहुत नखरे करता है नहीं पहनना, लेकिन लवांगची साफ कहता है कि अगर तुमने ये जोड़ा नहीं पहना तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा, और मैं माफिया हूँ, याद रखना, मार्क माई वर्ड, मैं जो कहता हूँ वो पूरा करता हूँ। विवुशन घबरा कर शादी का जोड़ा पहन लेता है, पूरी वेल लगा लेता है, हाथ में वो सिल्क का फूल सा पकड़ लेता है। लवांगची उसे ले जाकर उनके घर के पीछे एक एंचेस्टर जगह थी जहाँ पर उसके माता पिता को दफनाया गया था, उसके ही पास में एक बुद्धा का टेम्पल था जहाँ जाकर उन दोनों की शादी कराई जाती है। लवांगची और विवुशन हमेशा से चाहता था उसकी शादी में बहुत सारे लोग आए, लेकिन उसकी शादी में कोई भी नहीं था, इसलिए उसका मुंह बना हुआ था। लवांगची उसे तुरंत ही कहता है जल्दी शादी कर लो वरना मैं किसी और से शादी कर लूँगा। विवुशन मुंह बनाता है और उसके साथ 3 वॉव्स लेता है, फिर वो लोग शराब एक्सचेंज करते हैं। इतने में विवुशन गहरी सांस लेते हुए कहता है अब तो हमारी शादी भी हो गई, पर मेरे को ग्रैंड शादी चाहिए थी, मुझे लाल कपड़ों में शादी नहीं चाहिए थी, मुझे ग्रूम वाली शादी चाहिए थी। चर्च में बहुत सारे लोगों के बीच लवांगची कहता है बहुत सारे लोग, तुम क्या चाहते हो वहाँ पर कॉप्स आए, मुझे पकड़े और फिर मुझे ज़िंदगी भर के लिए जेल कर दे। मैं माफिया हूँ, कोई नॉर्मल इंसान नहीं जिसकी शादी में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मेरी शादी में अगर आएंगे तो या तो गूंस आएंगे यानी कि गुंडे, या फिर माफियाज आएंगे, या गैंगस्टर्स आएंगे, या फिर कॉप्स आएगी उन सभी को पकड़ने के लिए। तो प्लीज़ ये ख्वाब देखना छोड़ दो। विवुशन मुंह बनाता है और सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठा रहता है। तभी यहाँ पर शिजन तुरंत ही अपनी ओमेगा को गोद में उठाकर आगे के लिए निकल गया था। लवांगची को देखकर विवुशन कहता है मुझे भी गोद में उठाओ। लवांगची कहता है तुम अब बहुत मोटे हो गए हो, सॉरी मुझसे नहीं उठेगा, और ये कहकर वो जाने लगता है कि विवुशन तुरंत ही अपने उस हानफू को संभालते हुए लवांगची की पीठ पर चढ़ जाता है और कहता है भले ही तुम माफिया होगे, बट याद रखना माफिया को अपने ओमेगा से डरना चाहिए। अगर तुम किसी अल्फा के साथ गए ना, याद रखना, सॉरी तुम किसी ओमेगा की तरफ देखोगे ना, याद रखना मैं भी एक अच्छा सा अल्फा पटा लूँगा।
ये सुनते ही लवांगची तुरंत ही कहता है, क्या कहा तुमने? और वो विभूषण को अपनी पीठ पर लेकर ही सीधा रूम की तरफ भाग जाता है और वहाँ पर विभूषण को जाते ही पनिश करना शुरू कर देता है। विभूषण की मॉर्निंग उस दिन पूरी जगह पर गूंज रही थी और फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ विभूषण की मॉर्निंग चल रही थी, वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मोशन्यू की, लगता है दोनों भाइयों के बीच में कंपटीशन हो रहा था कि कौन अपने ओमेगा को सारी रात मॉर्न करा सकता है। और यहाँ तो अभी दिन शुरू हुआ था, तब ये लोग कंपटीशन में लग पड़े थे। और गाइस यहाँ पर ये प्यारी सी एफएफ ख़त्म हो रही है। आई होप मैंने इस एफएफ को अच्छा बनाया होगा और आप लोगों की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया होगा। बाकी की कहानियाँ भी आती रहेंगी। और गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना आप लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट मत दिया करो, मैं जल्द ही पोल खोलूँगी, तो उस पोल के अंदर ना आप अपनी रिक्वेस्ट डाल देना। मैं आप लोगों से पूछ लूँगी आपको किस तरह की भविष्य में कहानियाँ चाहिए, वन शॉट चाहिए, उसके लिए मैं पोल रखूँगी। अभी उसमें काफ़ी दिन है, तो आप वहाँ पर अपनी कहानी को साझा करना, क्योंकि मैं इस तरह से हर स्टोरी के नीचे जा के कमेंट में पढ़ कर आप लोगों की कहानियाँ नहीं बना सकती हूँ। तो मैं एक जगह एक स्पेस रखूँगी, तो उधर ही आप लोग सारी चीज़ें साझा कर देना, जिससे मुझे भी आसानी होगी। मैं भी वहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ के कहानियाँ बना दूँगी, वरना आपको लगेगा कि मैं सबकी कहानियाँ बनाती हूँ लेकिन आपकी बताई हुई कहानियाँ नहीं लेकर आती हूँ। तो आई होप ये गलतफहमी आपको भी नहीं होगी और मुझे भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह चीज़ें लिखी हों तो वहाँ से कलेक्ट करके चीज़ें बनाना, कहानी बनाना उस पर आसान रहता है, रदर देन सारी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर देखना पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसलिए तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ आई गेस 10 जुलाई के आसपास वो पोल डालूँगी, तो आप मुझे अपनी कहानी बता देना। और वो पोल गाइस मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूँगी, मैं उस पोल को 48 घंटे या 72 घंटे के लिए रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं और फिर अगर ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो फिर उस पर काम करने पे भी टाइम लगेगा और फिर सब कहते हैं कि दी आपने मेरी वाली नहीं डाली, मेरी वाली नहीं डाली। मतलब टाइम तो लगता ही है ना, एक एक करके सबकी रिक्वेस्ट आएगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एफएफ के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।